Hi everyone. I hope you guys are well. As you know, we were doing GK HYT series. इसमें हमने पॉलिटी खत्म कर ली है और जो उसके एडिशनल जैसे हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक खत्म किए एज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड कि हम हाई यील्डिंग टॉपिक्स करें जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हमने वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले कर लिए हैं। बचे हुए इम्पॉर्टेंट वाले मैंने ऑलरेडी ऐप पे कब से अपलोडेड है, उसके एमसीक्यूज, उसके माइंड मैप्स, एक्टिव रिकॉल, द क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज अपडेटेड। कल हमारा फ्री मतलब इससे पहले एक्टिव रिकॉल का सेशन था, वो सबके लिए फ्री था। आई होप आपने वो अटेम्प्ट किया हो। नहीं तो मैं उसको भी आने वाले समय में यूट्यूब पे भी अपलोड करा दूंगी। तो आप चाहे तो देख सकते हैं उसके रिकॉर्डेड वीडियो। लेकिन जब ऐसी चीजें फ्री हो, आपको ऐप पे अवेलेबल, आपको ऐप डाउनलोड करके रखना चाहिए सो दैट यू कैन अटेंड। तो हम पॉलिटी का रिवीजन तो एक्टिव रिकॉल के सेशन के थ्रू ही करने वाले हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, आप सोच रहे होगे कि हिस्ट्री तो एंशियंट मेडाइवल करते हुए मॉडर्न आना चाहिए। तो अगर हम ये करते हुए आएंगे ना, बहुत टाइम जाएगा। कारण क्या है कि जैसे हमने डिस्कस किया ना कि हम सबसे ज्यादा वैसी चीजें करेंगे जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं और जो बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं। क्योंकि अब आप देख ही रहे हैं, कैलेंडर आ गया है, 6 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो हमने अभी प्लान किया है कि अब हम बहुत जल्दी खत्म करेंगे। तो विल डू द मॉडर्न हिस्ट्री थिंग, जिसकी वीडियो आएगी वो 5 लेक्चर्स में हम करेंगे। और बाकी के और 6 या 8 जो एडिशनल छोटे 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 टॉपिक्स हैं, उसको हम उसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से कर सकते हैं एज वी हैव डन इन द पॉलिटी थिंग। अच्छा, अ, इसके बाद ऐसा नहीं कि एंशियंट मिडाइवल नहीं करेंगे, करेंगे। पर पहले मॉडर्न हिस्ट्री करते हैं, फिर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में से कोई एक चीज, इन दोनों में मतलब मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये खत्म कर लेते हैं। स्टैटिक साथ के साथ अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अभी ऐप पे होने लग जाएगी 1-2 दिनों में। और देन फिर हम साइंस कर लेंगे। देन फिर करंट अफेयर्स, और फिर रिवीजन तो करना ही है ना, बहुत रिवीजन करेंगे हम। तो उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। पर एक बार ही खत्म तो करें। ठीक है। तो पॉलिटी में आई एम सो सॉरी, बहुत टाइम लग गया, पर आई रियली अश्योर यू दिस कि अब टाइम नहीं लगेगा, अब एग्जाम सर पे है। अब हम बिल्कुल अपनी तरफ से कोई डिले नहीं करेंगे, हम जितनी जल्दी बेस्ट पॉसिबल मैनर में चीजें कंप्लीट करा सके वो कराएंगे। ठीक है। चलो फिर, देखो अभी ना ये इट्स नॉट अ काइंड ऑफ लेक्चर कि आधे घंटे, मुझे नहीं पता टाइम कितना लगेगा, पर ऐसा है, माय अप्रोच इज कि जिस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री आप बेस्ट पढ़ सकते हो, बेस्ट रिटेन कर सकते हो, मैंने वो करने की कोशिश करी है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, पहले 2 लेक्चर में मैंने इसको 2 पार्ट्स में बांटा है। ठीक है। जहाँ पे पहला पार्ट, पहला टाइमलाइन हम करेंगे। हम सबसे पहले 2 लेक्चर्स में टाइमलाइन करेंगे कि हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, कि हमको साल दर साल जो डेवलपमेंट हुई है ना, हमारे दिमाग में छपी हुई है। ठीक है। जैसे कि मान लो पोर्तुगीज आए 1498 में, वहां से लेके अगर हमको कोई 1947 तक बोलने को बोले या लिखने को बोले या याद करने को बोले, हमें इतनी क्लैरिटी होगी, हमें पता है कि इसके बाद ये इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है। तो ये चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी नहीं आती, तो फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे सही से। अगर कुछ एलिमिनेट करने जैसा क्वेश्चन आ जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, राइट। इसीलिए हम पहले 2 लेक्चर में, मैं आपका एक ऐसा होता है ना बेस बनाना, हम टाइमलाइन के थ्रू बेस बनाने की कोशिश करेंगे। दिस इज नॉट समथिंग जिसमें आप ये बोले कि मैम आपने ये डीप में नहीं बताया। अरे हम डेप्थ में करेंगे सब कुछ, जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम उन सबको डेप्थ में करेंगे। लेकिन आपने अभी पेशेंस रखना है। ठीक है। अभी पहले आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी वाली, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था 1498 से लेके 1857 तक कर रहे हैं। देन वी विल डू 1857 से लेके 1947 तक, टाइमलाइन खत्म हो जाएगी। फिर हम रिवोल्ट ऑफ 1857 करेंगे। ठीक है। और फिर हम नेशनल इंडियन मूवमेंट जो है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसको हम बड़े बड़े 2 हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है। फिर उसको हम हर एक चीज को डिटेल में, जो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, जो तारीख आपको याद रखनी है, कौन कौन से रूलर्स, कौन कौन से नेता उसमें इंपॉर्टेंट थे, क्या क्या हमारे इवेंट्स, जैसे आपने आपको पता है सीडीएम हुआ, नॉन कॉपरेशन हुआ, और भी बहुत कुछ हुआ। उन सबके बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो आपको याद रखने हैं, और सीधा क्वेश्चन आता है। तो वो सब हम आफ्टर ये टाइमलाइन खत्म कर लेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म कर लेंगे, उसके बाद करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। तो उसमें आप डिटेल की एक्सपेक्टेशन रखिए। इसमें डिटेल में हम नहीं करेंगे, बल्कि हम जल्दी से एक टाइमलाइन क्रिएट करेंगे दिमाग में। ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। और आपको जैसा भी, जो भी रिव्यू लगे, समझ आए नहीं समझ आए, एट द एंड यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट। ठीक है।
क्योंकि आप जब बात करके जाते हो ना तो मुझे समझ आता है कि ओके यू आर गेटिंग द वाइब विच आई एम ट्राइंग टू क्रिएट, और वो पेस हम मैच कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो। फिलहाल अभी हम कोशिश क्या करेंगे कि मैं आपको एक कहानी की तरह टाइमलाइन पार करूंगी। आप बस साल दर साल याद रखिएगा, देखना इससे भी आपसे सवाल बन जाएंगे, केवल आपने साल समझे हैं कि क्या क्या हुआ। ठीक है, चलो। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत अगर हम बोले सबसे पहले, तो देखो कभी भी कोई हिस्ट्री की बात अगर हम करें तो कुछ भी ऐसा नहीं होता कि अरे आज ये फिक्स डेट है, आज से ये मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गई। जैसे हमारे यहाँ पे तो है कि चलो आज से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गई, लेकिन इन जनरल अगर हम हिस्ट्री के पैमाने में देखें तो ऐसा नहीं होता कि इस तारीख से मेडाइवल हिस्ट्री थी, इस तारीख से एंशियंट हिस्ट्री थी, कोई फिक्स डेट नहीं होता। बल्कि क्या होता है, एक ट्रांजिशन पीरियड होता है जहां पे मिडाइवल भी एग्जिस्ट करता है और मॉडर्न भी धीरे धीरे करके शुरू हो रहा होता है। मिडाइवल का डिक्लाइन होगा, मॉडर्न शुरू होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। अच्छा, एग्जैक्ट हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से माना गया है? जब से औरंगजेब की डेथ हुई है। ठीक है, औरंगजेब की डेथ हुई है 1707 में। पर अभी हम यहाँ पे किसकी बात करें? 1498, मतलब 1500 की। 200 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 200 साल में जो डेवलपमेंट हुई ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। बहुत ज्यादा नहीं है, कैसे हुई हम अगर समझ जाएंगे फिर एग्जैक्ट एक पॉइंट आएगा, औरंगजेब की डेथ। ठीक है, वहां से सारी चीजें मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ चली जाएगी। ठीक है, मतलब कि वहां से रियल मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ पे हम मार्क भी करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, तो दैट इज डेथ ऑफ औरंगजेब। ठीक है, चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी आप जानते हैं, अंग्रेजों ने हम पे राज किया। हम हमेशा ऐसे बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम समझते हैं ब्रिटिशर्स। वी ऑलवेज थिंक ब्रिटिशर्स कि जो यूरोप में इंग्लैंड है, ठीक है, ब्रिटिशर्स है, वो आए और उन्होंने हम पे रूल किया। ठीक है, रूल तो उन्होंने किया, लेकिन केवल ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी नहीं थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब आप क्या समझते हो कि ईस्ट, ईस्ट मतलब इंडिया ईस्ट में आता है ना। अगर आप एक ग्लोब बनाओ, ठीक है, लेट मी लाइक मैप यू फॉर इट। एक सेकेंड, यस। मान लो आप एक ग्लोब बना रहे हो, एक सेकेंड ठहर जाओ। हम्म, आपने एक ग्लोब बनाई। ठीक है, अब ऐसे इसको पार्ट करो, तो ये आपको दिख गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, राइट। तो इंडिया कहाँ आता है? यहाँ पे, अगर आपने नोटिस किया हो तो हम कहते हैं ना हम ईस्ट में हैं। तो जब अगर एक ग्लोब आप बनाओगे, ठीक है, यहाँ पे यूरोप कहीं पे आता है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से अगर वो किसी को इस तरह भेजेगी तो उसको तो उसके लिए तो ये ईस्ट है ना। तो उन्होंने ऐसी बनाई एक कंपनी कि ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने बनाई। ठीक है, ईस्ट में इंडिया से जाके इंडिया इज इन ईस्ट, तो वहां पे जाके जो ट्रेड कंपनियां करेंगी उसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आप याद रखना है आपको आज से, इट्स नॉट ओनली ऑफ ब्रिटिशर्स का नहीं है, वो सिर्फ इंग्लैंड का नहीं है। तो ऐसे करके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। तो सबकी ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, पर पहले उनका नाम लगा होगा। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, उनके भाषा में कुछ और होता होगा, पर हमारे यहाँ पे हम यही पढ़ते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले इंग्लिश लग जाएगा, डच लग जाएगा, फ्रेंच लग जाएगा। ठीक है, चलो, ये समझ गए आप। अब सबसे पहली चीज, ये सब शुरू कहाँ से होता है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का चक्कर कहाँ से शुरू होता है? पहले ना इन लोगों को सी रूट नहीं पता था। तो वास्को डिगामा आपने नाम सुना होगा कि सबसे पहला बंदा जिसने भारत की धरती पर कदम रखा। ठीक है, तो फैसिनेटिंग। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या हुआ, वास्को डिगामा आप जानते हैं। तो 1498 में इन्होंने सी रूट ढूंढा। जैसे यहाँ पे ऐसे यूरोप है ना, यहाँ से तो यहाँ पे अफ्रीका है काइंड ऑफ। ठीक है, यहाँ से ऐसे क्रॉस करते हुए यहाँ पे इंडिया है। तो इन्होंने ये पूरा घूम के, यहाँ पे केप ऑफ गुड होप होप होता है, यहाँ से करते हुए ये इंडिया यहाँ पे पहुंचे। ठीक है, मैप पे मत जाइएगा, पर एक कंटेक्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये आई होप यू आर क्लियर कि ये एक सी रूट के माध्यम से, कि अच्छा चलते चलते पहले थोड़ी ना होता था कि अच्छा यहाँ पे ये है जो वहां पे वो है, पर वो ऐसे ढूंढते ढूंढते पहुंच गए इंडिया। ठीक है, तो वास्को डिगामा पहली बार इंडिया पहुंचे 1498 में। कहाँ पे पहुंचे? कलिकत में पहुंचे। ठीक है, अच्छा क्या याद करना है, वास्को डिगामा कहाँ के थे? पोर्तुगीज के थे। तो आपको क्या याद रखना है भाई, ये सबसे पहली कंपनी जो इंडिया में आई है वो कौन है? पोर्तुगीज है। ठीक है, इससे क्या हुआ, यहाँ से एज ऑफ डिस्कवरी की स्टार्ट होती है। कहने का मतलब यहाँ से यूरोपियंस को पता चला कि एशिया सी के थ्रू पहुंचते कैसे। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। अब एक और बात इसमें मुझे आपको बतानी है कि ये सब आ क्यों रहे थे इंडिया, वाई वाई इंडिया इज सो इम्पोर्टेंट फॉर देम। देखो,
इनको ना, जैसे क्या होता था पहले, मर्चेंट्स होते थे, ठीक है। मर्चेंट्स मतलब कि यहाँ पे कोई कोई प्रॉपर कंपनी नहीं होगी, कोई एक बंदा होगा, रैंडम सा बंदा होगा, बिचौलिया जिसको हम कहते हैं, या मिडिल मैन कहते हैं। वो क्या करेगा, यहाँ से कोई सामान खरीद के लेके जाएगा यूरोप, और यूरोप में बेच देगा, ठीक है। तो ऐसे आप मिडिलमैन, अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह चीजें देखी हैं, तो वहाँ पे इस तरह के आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इंडिया से कुछ खरीद के लेके जाएगा और वहां पे यूरोप में बेच देगा महंगे दामों पे। तो पहले कोई कंपनी, फुल फ्लेज कंपनी नहीं थी ट्रेड करने के लिए कि इंडिया से सामान खरीदे, यूरोप में जाके बेचे। केवल एक आध बीच बीच के बिचौलिया हुआ करते थे। तो इनको ना उन मिडिल मैन्स को काटना था, इनको एक लेजिट कंपनी बनानी थी, कि जिससे फिर पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं ना। एक डायरेक्ट ट्रेड कनेक्शन बनाना चाहते थे इंडिया और यूरोप के बीच में, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने सी रूट ढूंढना चालू किया था। इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है? कॉटन के लिए, सिल्क के लिए, स्पाइसेस के लिए। ये सब यहाँ पे बहुत बहुत हाईली, ऐसे बहुत बड़े मात्रा में अवेलेबल था। और वो वहां पे लेके जाते थे क्योंकि यहाँ पे सब चीजें सस्ती थी। यहाँ से उठा के लेके जाते थे, वहां पे महंगे पे बेचते थे, ठीक है। तो उनके लिए तो एक बढ़िया ट्रेड था। तो इसीलिए इंडिया इंपॉर्टेंट था, याद रखना, कॉटन, सिल्क और स्पाइसेस। स्पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पोर्तुगीज, वास्को डिगामा पोर्तुगीज ट्रैवलर थे, तो पोर्तुगीज आए। चलो, फिर 1590, अब देखो शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर एकदम फ्लो पकड़ लेंगे तो फिर जल्दी हो जाएगा। 1595 में डच है। अच्छा, डच से आपको क्या समझना है? हर चीज का अपना करंट रिलेवेंस समझना है। डच का मतलब आज के टाइम पे नीदरलैंड है। नीदरलैंड जानते हो ना, ऊपर नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ यूरोप में आते हैं, नदर्न यूरोप में। तो नीदरलैंड है डच का मतलब, ठीक है। तो फिर उसके बाद डच भी आई। अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं कैसे बताऊं, हाँ, इसका ना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। काफी जगहों पे लिखा है कि 1595 है, काफी जगहों पे 1602 लिखा है, ठीक है। पर 1602 में इसने वो लगाई थी अपनी, फुल फ्लेज कंपनी लेके आया था। 1595 में, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मेरी जानकारी है, वहां पे एक बंदा आया था, ठीक है, ऐसे नीदरलैंड से, डच पीपल। लेकिन वो वापस नहीं जा पाया, मतलब बहुत कम लोग वापस पहुंच पाए थे, तो उसको हम पूरा प्रॉपर नहीं गिनते। तो हम 1602 को गिनते हैं कि हाँ, इनका अराइवल 1602 में हुआ, ठीक है। बाकी मैं लिखवा दूंगी, आप चिंता मत करो। तो 1498 में ये आ गए। फिर 1595 या 1602, जो लेना है ले लो, डच आ गए, दो लोग आ चुके हैं। इससे क्या पता चलता है कि बाकी जो यूरोप के कंट्रीज हैं, यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो डच भी इंटरेस्टेड है, ठीक है, क्योंकि सबको ट्रेड करना है ना। अगर कोई और लाके बेचेगा तो महंगे दामों में बेचेगा, ठीक है। अब लेजिट कंपनीज आ रही है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से सब कुछ चेंज हो जाता है। देखो, 1600 में क्या होता है कि क्वीन एलिजाबेथ वन होती है। वो क्या करती है, जो एक कंपनी होती है, ठीक है, जैसे इंग्लिश इंग्लिश कंपनी वहां का नाम ये होता है। उसको बाद में वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बदल देते हैं। उनको ना ये एक्सक्लूसिव ट्रेड राइट देती है। ट्रेड राइट का मतलब क्या हो गया, कि अब कोई और कंपनी, इंग्लैंड की, ब्रिटेन की, इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकती, ठीक है। इंडिया से स्पाइसेस नहीं ला सकती, इंडिया से कॉटन नहीं ला सकती। अब केवल एक ही कंट्री होगी विच विल ट्रेड विद इंडिया, ठीक है। तो उन्होंने उसको एक ऐसा चार्टर दे दिया कि भाई ये तुम्हारा रॉयल फरमान है, लो तुम, अब तुम्हारे पास एक्सक्लूसिव राइट है, ठीक है। तो उन्होंने ये दे दिया 1600 में। फिर क्या हुआ, अब 1608 इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई सो? कि ब्रिटिशर्स सबसे पहले, पहली बार इंडिया आए, सूरत में, ठीक है। और वहां पे उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री डाली, सबसे पहली बार। जैसे मतलब एक होता है ना कि आप आते हो, अपना एक छोटा सा स्टार्ट करते हो काम वाम करना। तो 1608 वॉज द टाइम, ये याद रखना है आपने। अभी मैं लिखवाती हूँ। जैसे अच्छा, मैं लिखवा ही देती हूँ ना, आपको थोड़ा सा चैन आएगा। मैं आपको लिखवा देती हूँ, देखो। क्या आपको याद रखना है? 1498 याद रखना है। किसके लिए? पोर्तुगीज के लिए, ठीक है। फिर इधर आप अच्छा, 1602 ही याद रख लो, 1595 तो उसमें लिखा है, पर 1602 याद रख लो, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि बहुत जगहों पे वो लिखा हुआ है, क्योंकि प्रॉपर लेजिट कंपनी जो आई थी वो 1602 में आई थी। डच याद रखना है, डच का मतलब नीदरलैंड। फिर इसके बाद 1608 में आप क्या याद रखेंगे? इंग्लिश, ठीक है, या फिर आप ब्रिटिशर्स याद रख लो, ब्रिटिश। देखो ये ना इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इवन यूपीएससी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन ऑन इट। उन्होंने बोला कि बस इसको अरेंज करो। तो आपको क्या लगता है, एसएससी में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। वो बोल देगी कि बताओ पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था, और आप गलत कर दोगे, ठीक है। 1616 में कौन आता है? डैनिश, ठीक है। डैनिश पीपल कहते हैं, तो डैनिश पीपल को आज के टाइम का डैनिश का मतलब क्या समझोगे? डेनमार्क,
ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं लिख लिख सकती हूँ, लेकिन आप समझ जाओ, डेनिस का मतलब डेनमार्क है। ठीक है। और फाइनली सबसे लास्ट में कौन आता है? फ्रेंच। ठीक है, फ्रांस के लोग। ये हम लोगों की बात कर रहे हैं, पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिशर्स, डैनिश। ठीक है, फ्रेंच, फ्रेंच का मतलब फ्रांस के लोग। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हम जो भी बात कर रहे हैं उसमें। क्यों? क्योंकि दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम इट। ठीक है, आप इसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, तो ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। यू हैव टू टाइप ऑल दीज डेट्स इन द कमेंट सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने इसको रिकॉल दिमाग में छपाने की कोशिश की है, एक बार लिखा है। ठीक है, चलो, ये सीधा क्वेश्चन आएगा, आप देख लेना। आएगा, जब याद नहीं रहेगा तो पछताओगे अगर सही से नहीं पढ़ोगे तो। चलो, अब यहाँ पे क्या होता है? अब वो 1498 में आए, ध्यान देना। वो बहुत कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं। 1500 से आके 1600 आ गया, 100 साल में उन्होंने कुछ ना कुछ तो एक्सप्लोर किया, बहुत एक्सप्लोर किया। पोर्तुगीज गोवा उन्होंने अपना हब बनाया था। ठीक है, चलो, फिर अभी 1612 क्यों इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि बैटल ऑफ स्वाली होती है, और उससे क्या होता है कि इंग्लिश जो आती है ना, जो 1608 में आई है बस। ठीक है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, ये मैं पढ़ा रही हूँ भले इंग्लिश मीडियम वाले पीडीएफ से, बट हिंदी की भी पीडीएफ साथ के साथ अपलोडेड है, यू कैन सी ऑन योर रिस्पेक्टिव कोर्स। ठीक है, चलो। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि हाँ, बैटल ऑफ स्वाली क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि देखो, 1608 में ब्रिटिशर्स आए हैं और पहली फैक्ट्री लगाई है। जस्ट आते के साथ 4 साल बाद ही उन्होंने बैटल ऑफ स्वाली करके इंग्लिश और पोर्तुगीज में लड़ाई हुई, और इंग्लिश जीत गई। ठीक है, इंग्लिश जीत गई। आप सोचो, कोई आता है और 4 साल में एक 100 साल पहले से आए हुए बंदे को हरा देता है। तो ये क्या एस्टेब्लिश होता है कि भाई, सही बात है कि ये जो इंग्लिश आया है वो स्ट्रांग है, पोर्तुगीज से तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो पोर्तुगीज को वो थोड़ा साइड लाइन कर देते हैं। ठीक है, और वो अपना आराम से अपना एक्सपैंड करते हैं, सूरत में बढ़िया पोस्ट वोस्ट अपना बनाते हैं। वो होता है ना कि आप अपना पूरा ट्रेडिंग का बढ़िया बना रहे हो, पोर्ट, सॉरी, अपना पोर्ट वगैरह डेवलप करते हैं बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे बहुत क्रुशियल बात आती है, 1615। 1615 क्यों क्रुशियल है? कि देखो, एक तो इन्होंने सूरत में लगा दी, पर ये तो एक्सपैंड करने के पर्पज से आए थे। तो इन्होंने एक बंदे को भेजा। किसको? थॉमस रॉय। थॉमस रॉय का इतना ज्यादा वैल्यू क्यों है इस पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी में? जो थॉमस रो है, वो क्या करता है, तब मुगल एम्परर थे जहांगीर। जहांगीर आपको पता है ना, जहांगीर कौन है बताओ? ऐसे आप पूरा करोगे ना, बाबर, हुमायूं, अकबर एंड देन जहांगीर। ठीक है, तो आप जहांगीर का। तो जहांगीर को ना एक शौक था, मैं आपको कंटेक्स्ट फील कराने के लिए बता रही हूँ। उनको ना पेंटिंग्स, आप पढ़ोगे जब हिस्ट्री भी पढ़ोगे तो यू विल, अभी पूरा डिटेल में हम करेंगे ना मेडाइवल। तो जहांगीर को ना पेंटिंग्स का बहुत शौक था। ठीक है, अपनी पोर्ट्रेट्स बनवाते रहते थे। उनको शराब का बहुत शौक था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंग्लिश दारू, ठीक है, पार्डन मी फॉर दिस वर्ड, पर शराब, ठीक है, तो अभी भी लोग इंग्लिश दारू पी के पखला जाते हैं। तो ये क्या किया, वो अंग्रेज जो था, थॉमस रॉय, वो इंग्लैंड से विदेशी शराब लाता था, इनको पिलाता था। यहाँ पे तो मदिरा हुआ करती थी। इनको मजा आया कि यार क्या सही चीज है। तो ऐसे ऐसे करके ना, और इनकी ना फोटोज खींचता था, पोर्ट्रेट बनवाता था, पेंटिंग वगैरह। तो इनको तो पूरा इम्प्रेस ही कर लिया इस बंदे ने कि वाओ, इन लोगों के पास क्या सही चीज है। ठीक है, तो इनको पूरा खुश कर लिया उसने। और खुश करके क्या, कि जब भी कोई इंसान खुश होता है तो क्या बोलता है, जैसे राजा वाजा खुश होता है तो क्या बोलते हैं, मांगो, क्या मांगना है। तो इन्होंने क्या बोला है, मांग लिया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने इनसे परमिशन मांगी कि क्या हम ऑफिशियली हर जगह पे फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, अभी से हम तुमको अलाउ करते हैं, यू हैव ऑफिशियल परमिशन, कि तुम पूरी मुगल टेरिटरी जहां तक है ना, आप वहां तक क्या कर सकते हो, फैक्ट्रीज डाल सकते हो, कोई आपको नहीं रोकेगा। क्लियर है? 1615 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भूलना मत, क्योंकि इसका हम सीधा रिलेशन बैटल ऑफ प्लासी से करेंगे। राइट, चलो। आ, देखो, मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए समझाती जा रही हूँ ना कि हर एक बात का आपको मैं एक एक आधा आधा पेज का पीडीएफ दूंगी, फिर आपके लिए भी याद करना कोई सही बात नहीं होगी। इसीलिए मैं आपको कंटेक्स्ट बताती जा रही हूँ, जिस चीज की जितनी इंपॉर्टेंस है मैं दे दूंगी। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी। चलो, अब 1616 में क्या हुआ? जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, डेनिश पीपल आ गए। ठीक है, डेनिश पीपल का मतलब बताओ जल्दी? डेनमार्क के लोग। ठीक है, ये भी आ गए अपना आराम से तमिलनाडु में। अब 1639 की बात करते हैं, वाई इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो, एक फोर्ट है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। आगे जाके बहुत लड़ाइयाँ हुई और इसने बहुत प्रोटेक्ट किया, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्यों है? क्योंकि ये बहुत बड़ी
बहुत सारे बैटल में आपको ये देखने को मिलेगा, यूपीएससी इस पे सवाल पूछ चुकी है, इसलिए आपको याद रखना है। ये फोर्ट किसका था? ये फोर्ट था इंग्लिश का। ठीक है, किसने बनवाया था? इंग्लिश ने। इंग्लिश जब भी मैं बोलूँ तो आप क्या समझेंगे? ब्रिटेन ने बनवाया। राइट। इसने क्या किया, यहाँ पे ये क्या करते थे, जितने भी उनके ट्रेड्स होते थे, एसेट्स होते थे, ये सब कुछ इस पे फिक्स किए हुए था वो, कि भाई ये हमारा, उनका क्या था, जैसे मैं समझाऊं, एक वेयर हाउस होता है ना, जहाँ पे वो सारी चीजें, जितने भी एसेट्स हो इस कंपनी के, सब उसी में रखे। अगर कोई इसको कैप्चर कर ले, ठीक है, तो उनका तो सब गया। जिनके भी जितने भी हथियार है सब यहाँ पे थे। ठीक है, तो ये चीज आपने समझनी है। और ये चीज कहाँ पे बनाई थी? फ्रांस में बनाई, मद्रास में बनाई थी, सॉरी। तो आपको याद रखना है कि मद्रास इसलिए इंपॉर्टेंट है अंग्रेजों के लिए। अभी वो सूरत में आए, मद्रास में इन्होंने ये अपना पूरा सेंट जॉर्ज बना दिया पूरा फोर्ट। ठीक है, तो ये इनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया मद्रास, अगेन वेरी क्रुशियल डेटा। और इस बंदे ने बनाया था, इसलिए इनके नाम पे हम ये डे बना देते हैं। ठीक है, सॉरी, ओ सो सॉरी, सो सॉरी, इनका नाम है ये, सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया, मैं एकदम किसी और वो में थी। फ्रांसिस डे इनका नाम है। ठीक है, तो ये डे से कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैंने तभी सोचा था कि मुझे आपको ये बात बतानी है। ठीक है, चलो, ओके। ये कोई ऑफिसर थे अंग्रेजों के। अब 1651 की बात करते हैं। क्या बात करनी है? पहली फैक्ट्री इन्होंने बंगाल में डाली। क्यों? अभी पूरी लड़ाई अभी बंगाल की चालू होगी, बैटल ऑफ प्लासी पूरी बंगाल पे है, लेकिन अभी से 100 साल बाद, तो चिंता की बात नहीं है। ये बंगाल गए, बंगाल पे पहली फैक्ट्री डाली इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, फर्स्ट फैक्ट्री है, तो आपने याद रखना है, बंगाल में डाली पहली फैक्ट्री। फिर क्या हुआ? 61, मैं क्रोनोलॉजी समझा रही हूँ। फिर क्या हुआ? इन्होंने ना, जो किंग चार्ल्स टू थे, उन्होंने शादी कर ली पोर्तुगीज की प्रिंसेस से। जैसे मान लो पोर्तुगीज है, ये इधर ब्रिटेन के राजा है, इन्होंने पोर्तुगीज की लड़की लेके आ गए यहाँ पे, तो ये पोर्तुगीज के लिए क्या हो गए? उनकी जमाई हो गए। और जमाई की कितनी इज्जत होती है इंडिया में और कहीं पे भी, ये तो आप जानते हैं। तो इनको बॉम्बे दहेज में मिल गया। ठीक है, और बॉम्बे में बहुत वैल्यूएबल पोर्ट्स आते थे, ऑफ कोर्स, पर ये इनको दहेज में मिल गया। देखो तब भी दहेज चलता था, तो ये चीज का तो आप क्या ही बोलोगे। तो इनको वेस्ट कोस्ट जो था ना, जैसे बॉम्बे वेस्ट कोस्ट में आता है, अगर आप ऐसे इंडिया का बनाए तो वेस्ट कोस्ट में आता है, उनको दहेज में बॉम्बे मिल गया, तो इनका बहुत फायदा हो गया। राइट, याद रखना है आपने। अब सबसे क्रुशियल, मतलब अगर आप मोस्ट क्रुशियल डेटा में जाए, जिस पे हमने लिखा हुआ है ना, वो मोस्ट क्रुशियल डेटा है, और जो हाईलाइटेड है, आपको वो कीवर्ड्स याद रखने हैं। अब आप इस पे आओ। 1664 असली लड़ाई, पहली जो लड़ाई चालू होगी वो इसी से होगी। फ्रेंच आया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ठीक है, और इन्होंने अपना बेस कहाँ बनाया? पौंडीचेरी में बनाया, ये याद रखना है। पौंडीचेरी में बनाया 1664। अच्छा, फ्रेंच से लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि देखो फ्रांस स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है ना, फ्रांसीसी क्रांति आप पढ़ते थे, लुई 16 क्लास 9th में, है ना? तो फ्रांस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो भी बहुत स्ट्रांग है, तो वो ब्रिटेन से भिड़ सकता है। आज ब्रिटेन ऐसा हो गया ना, पर फ्रांस आप बताओ ना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, आप जितने भी हमारे बड़े बड़े वो वो बने हुए हैं कॉमन, जो होते हैं ना, जैसे G7 और बाकी सारी चीजें, उन सब में फ्रांस इज द पार्ट। ठीक है, अब 1668 की बात करते हैं। इन्होंने क्या किया, चार्ल्स, जो किंग चार्ल्स टू थे, उनको तो वो बॉम्बे दहेज में मिली थी, इन्होंने क्या बोला कि चलो भैया तुम लो, और ये जाके तुम अपना आराम से ट्रेड वेड में यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने यही चीज, अपनी दहेज वाली चीज, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। उन्होंने खूब खूब फायदा उठाया, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे। ठीक है, चलो, अब यहां से चालू करेंगे हम लड़ाइयों का फेस, क्योंकि अब लड़ाई स्टार्ट होगी। राइट, सबसे पहली चीज अंग्रेजों को लगा, एंग्लो जब हम बोलेंगे, इंग्लिश समझना अब। ठीक है, अब जैसे धीरे धीरे करके जैसे टर्मिनोलॉजी डेवलप होगी, आपको समझते जाना है। एंग्लो जैसे ही बोलेंगे आप, इंग्लिश समझना, मुगल तो आपको पता है। तो एंग्लो मुगल वॉर का मतलब क्या है? कि हाँ, ठीक है, अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों मतलब ब्रिटेन वाले लोग, इंग्लैंड वाले लोग, इंग्लिश वाले लोग। ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंग्लो और मुगल्स के बीच में लड़ाई हो रही है, इसको वो चाइल्ड्स वॉर भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को लगा कि भाई वो तो अब बहुत ताकतवर हो गए हैं, देखो उन्होंने पोर्तुगीज को हटा दिया, इन मुगल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्या ही कर लेंगे ये। ठीक है, और उस आपको, अगर आप औरंगजेब पढ़ेंगे मेडाइवल में, तो आपको पता चलेगा कि औरंगजेब वो सच एम्बिशियस, और ठीक है उनकी बहुत सारी कमियां भी है, लेकिन इतने एम्बिशियस थे कि उन्होंने
अपनी टेरिटरी को साउथ इंडिया तक पहुंचा लिया था। ठीक है, बहुत एम्बिशियस रूलर थे और बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट भी थे। मतलब आप अगर पूरा मुगल्स का पढ़े ना, तो औरंगजेब वाज वन ऑफ द, अकबर के बाद वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर। तो इनको लगा कि ये इनको हरा सकते हैं, ये औरंगजेब के फोर्सेस के साथ लड़ पड़े। क्या हुआ? बुरी तरह से हारे। तो तेज बनने का नतीजा तो होता ही है ना। ठीक है, तो ये बहुत बुरी तरह से हार गए, कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए पहली लड़ाई इन्होंने लड़ी। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं 1690 की। 1690 में इन्होंने क्या किया? इनका एक वही था, लाइक ऑफिसर। आप हर चीज जो इस तरह के जो नाम आएंगे ना, आप इसको ऑफिसर समझना। इन्होंने क्या किया? दे फाउंडेड कोलकाता। ठीक है, इन्होंने क्या किया? दो चार विलेज को मिलाया और एक बड़ी सिटी बना दी। उसका नाम उन्होंने कलकत्ता रख दिया, कोलकाता रख दिया। ठीक है, और उस पे आप उसको अपना बेस बना लिया कि हाँ भाई, अब हम, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और बाद में आपको पता है कि वो बाद में ब्रिटिश इंडिया का कोलकाता वो भी बन गया था, कैपिटल भी बन गया था। बाद में ना बंगाल से शिफ्ट करके, कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली किया गया है कैपिटल को। पहले तो कोलकाता ही था। ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ऑफ कोर्स। चलो, 1696 में क्या हुआ? इन्होंने फिर से इनको नया फोर्ट बनाना है। फोर्ट तो बनाना ही है ना। फोर्ट नहीं बनाएंगे तो कैसे अपनी सारी चीजें स्टोर करेंगे और अपने आप को स्ट्रांग कैसे बनाएंगे? तो इसलिए जैसे पहले तो मद्रास में था। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? यहाँ पे कोलकाता में भी डेवलप करना चालू किया। ठीक है, अब देखो, कोई इंसान आपके घर में आया, बहुत सारी चीजें करने लग गया, अब वो अपना घर भी बनाने लग गया, तो धीरे धीरे करके लोगों के सेंटिमेंट तो बिगड़ेंगे ना। तो बस वही सारी चीजों का ध्यान रखते रहना। अब डेवलप हो रही लड़ाई। 1698 में इन्होंने क्या किया? तीन कंपनी ने क्या किया? मुगल ऑफिसर्स थे। मुगल ऑफिसर्स का अगर आपको पता हो कि जैसे वो सूबेदार्स और इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स, उनके अंदर वो रेवेन्यू कलेक्ट करके बनाते थे। ठीक है, इन्होंने, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने उनको ब्राइब किया। ब्राइब का मतलब रिश्वत दी। ठीक है, और उन्होंने बोला कि देखो, तुम ये जो दो तीन विलेजेस है ना, उनका आप हमको रेवेन्यू का राइट दे दो कि हम यहाँ से पैसे वसूल सकें। सबसे पहले उनको रिश्वत दी। उन्होंने घपला कर दिया भाई कि उनके पास तो बहुत बड़ा सूबा है, उसमें से दो चार गांव दे देंगे तो क्या होगा। तो ऐसे करके उन्होंने दो चार गांव दे दिए। ठीक है, तो ये आपको क्यों याद रखना है? क्यों, एकदम ध्यान से ये चीज समझनी है, क्यों याद रखना है। हर एक चीज का मतलब है, कंटेक्स है। क्यों? देखो, सबसे पहली बार ना, पहले ब्रिटिशर्स आए, धीरे 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 करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश की। पहले पोर्तुगीज से मिल गए बैटल ऑफ सवाली में। ठीक है, फिर उनको साइड कर दिया तो इनको कॉन्फिडेंस आया, तो ये चाइल्ड्स वॉर जिसकी हम बात कर रहे हैं, औरंगजेब के साथ बढ़ गए, हार गए। लेकिन धीरे धीरे करके इनको समझ में आया कि अगर पैसा नहीं होगा तो पावर नहीं होगा। तो व्हाट दे डिड, कि ऐसे करके रेवेन्यू की तरफ जाने लगे कि हाँ, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, कि चलो हम पैसे इकट्ठा करते हैं, पैसे इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास पावर आएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे करके ये ट्रेड रेट से हट रहे हैं। धीरे धीरे करके आप नोटिस करोगे, ट्रेडिंग करने आए थे, व्यापार करने आए थे, यहाँ पे पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं। ठीक है, चलो, अब 1707 इज द डेट। आई ऑलवेज टेल यू, अभी भी मैंने इनिशियली भी बताया कि ये एक पॉइंट है जहां से रियल मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मिडाइवल इंडिया का मुगल एम्परर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था उस टाइम पे, वो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर की डेथ होगी, जिसने सब कुछ खुद होल्ड किया हुआ है, सेंट्रल अथॉरिटी है उसके पास, तो क्या होगा? जैसे ही वो गया, सारी चीजें बिखर जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक समझाऊंगी, थोड़ा सा मे बी आपको लगेगा कि क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं, बट इट्स इंपॉर्टेंट। देखो, यहां से क्या शुरू होगा? यहां से मुगल्स का डिक्लाइन शुरू होगा 1707 से। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ। जैसे मान लो ये पूरी मुगल टेरिटरी है, या फिर ऐसे समझाती हूँ। मान लो ये पूरी, यहाँ तक ये पूरी मुगल टेरिटरी है, ऊपर भी। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे ये तो बहुत बड़ा था, औरंगजेब बहुत स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रिक्ट था, उसने सब कुछ को होल्ड किए हुए था। पर वो कहाँ रहता था? यहाँ पे सेंटर में, राइट, यहाँ पे। पर उसकी डेथ हो गई। तो अब एक बात बताओ, जो इस कोने में है, उसको नहीं लगेगा कि भाई यहाँ पे देखो, हर हर इस छोटे छोटी जगहों पे सूबेदार अपॉइंटेड होते थे। ठीक है, सूबेदार जो एक इस जैसे डिस्ट्रिक्ट समझते हो ना, वैसा, या स्टेट समझ लो, ऐसे छोटे छोटे सूबेदार अपॉइंटेड होते थे। तो इन्होंने क्या किया? इनको लगा कि यार अब तो ये निपट लिया, अब हमको क्या लोड है, अब हमें कौन ऐसे, हमको किसका डर है? तो व्हाट दे डिड, कि इन्होंने इंडिपेंडेंट, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि भाई, हम नहीं जानते किसी मुगल रूलर को, अब तो गया औरंगजेब, उसी से हमको डर था। तो यहाँ पे इसने हैदराबाद बोल दिया कि भाई, अब से मैं हूँ निजाम ऑफ हैदराबाद। यहाँ पे इन्होंने अवध बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे बंगाल बोल दिया कि भाई, बंगाल अलग है, बंगाल अब मुगल
एम्परर के अंदर नहीं, मुगल एम्पायर के अंदर नहीं आता। तो इन्होंने ये बातें बोल दी, सॉरी फॉर द ड्राइंग। तो इन्होंने क्या किया, एक एकजुट जो मुगल एम्पर एम्पायर था उसको ब्रेक करके इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बांट दिया, और खुद वहां के राजा खुद को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो इसी तरह से देखो, एक चीज बड़ी सारी पूरी बड़ी एम्पायर टूट जाएगी तो वो तो वीक होगी ही ना, ऑफ कोर्स। अब नेक्स्ट एक और चीज आती है। अब आपको ये याद रखना है, 1717 इज इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट क्यों? फर्रुखसियार एक फरमान, फर्रुखसियार कौन है? ऐसे औरंगजेब के बाद आने वाले बहुत सारे रूलर्स आए, ऐसे करके फर्रुखसियार वाज वन ऑफ देम। ठीक है, तो आते थे चले जाते थे क्योंकि उनका रूल वूल करने में मन नहीं लगता था, टाइम पास करते थे। इनको भी एक ब्रिटिश ऑफिसर आया, इनको बहुत बहलाया फुसलाया कि वाह सर आप कितने सही हैं, मतलब भाई बटरिंग करी, ये पिघल गया। और पिघल करके क्या किया इन्होंने, पहले ही आपको पता है उनको फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिली हुई थी। इन्होंने इनसे क्या बोला कि सर हमको ना कस्टम ड्यूटीज नहीं देना है, जरा माफ करा दीजिएगा प्लीज। तो वैसे होता है ना कि हम थोड़ा सा चापलूसी करने के बाद अपना फायदा निकलवाते हैं, लोग निकलवाते हैं ऑफकोर्स। तो ये इन्होंने भी यही किया, इनको पूरा बहला फुसला लिया, मांगो क्या मांगना है। अगेन जैसे इन्होंने बोला उन्होंने मांग लिया। बोला कि देखिए, हम जैसे कस्टम ड्यूटीज क्या होती है आपको पता है ना, ट्रेड करने के लिए कस्टम ड्यूटीज लगती है कि आप आते हो किसी दूसरी कंट्री में ट्रेड करते हो तो आपको कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती है कि भाई कि कुछ कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना। तो इन्होंने क्या किया, इनसे परमिशन ले ली कि हमको कस्टम ड्यूटीज माफ कर दो आप बंगाल में। इन्होंने बोला ठीक है माफ कर देते हैं बंगाल में। क्या हुआ, आप सोचो, फर्रुख सियार को लग रहा है बंगाल उनका है, लेकिन यहाँ पे बंगाल तो अलग इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया जा चुका है। किसने किया है, नेक्स्ट आपको वही पढ़ना है, 1717 से 1727 के बीच में हुआ क्या है। मुर्शिद कुली खान ने क्या किया है, अपने आप को नवाब ऑफ बंगाल घोषित कर लिया है। इन्होंने कहा मुर्शिद कुली खान, अब नाम याद रखते जाना क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में सारे इंपॉर्टेंट है। मुर्शिद कुली खान ने क्या कहा कि अब से मैं नवाब ऑफ बंगाल हूँ, अब मेरे हिसाब से चलेगी चीजें। ठीक है, कंपनी जितने अनफेयर प्रैक्टिसेस करती है, व्हाट डज इट मीन, कि टैक्स बचाती है, मनमौजी तरीके से चीजें करती है, वो सब अब नहीं होगा। ठीक है, मेरे शासन में। इसने कंपनी के साथ बहस करनी शुरू कर दी। ठीक है, फिर क्या होता है, ऑफ कोर्स लोग तो मरेंगे ही ना। तो इनकी डेथ के बाद अलीवर्दी खान, इन्हीं क्या कोई देखो इन लोगों में रिश्तेदार बहुत होते थे तो ऐसे ही रिश्ते 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 में ही लोग रहते थे। अलावर्दी खान, ठीक है, अलावर्दी खान कौन बन जाता है, नवाब ऑफ बंगाल बन जाता है। मुर्शिद कुली खान, अलावर्दी खान, यहाँ तक याद रखना है आपको। ठीक है, फिर बीच में एक चीज होती है, एक दो चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आपने याद करनी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 14 तक ये बन चुका है, इधर साइड बाय साइड चीजें चल रही है, पर ब्रिटिशर्स अभी बिजी, कहाँ बिजी, लेट मी टेल यू। देखो, मैंने क्या बताया था कि ब्रिटिशर्स एंग्लो आएगा तो ब्रिटिश याद करना। ठीक है, तो कर्नाटिक वॉर हुआ, कर्नाटिक मतलब एक कर्नाटिक का रीजन था, उस रीजन के ही में लड़ाई हुई थी ना, इसलिए उसको हम कर्नाटिक वॉर कहते हैं। उस अब यार कर्नाटका वाले एरिया में आता है, कर्नाटिक रीजन में ही लड़ाई हुई थी, इसलिए हम उसको कर्नाटिक वॉर कहते हैं। तो पहली कर्नाटिक वॉर हुई। तो आपको कर्नाटिक वॉर जैसे ही सुनोगे क्या दिमाग में लाना चाहिए, आना चाहिए आपके, कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में लड़ाई हुई। देखो, डच, डैनिश, पोर्तुगीज सब साइड हो चुके हैं। अब इस फाइनल एंगल में ना ब्रिटिशर्स ने सबको एलिमिनेट कर दिया, अब कोई नहीं बचा है। अब इनका एक अकेला कंपटीशन बचता है, फ्रेंच। तो क्या लगता है आपको, ये इनको भी एलिमिनेट नहीं करना चाहेंगे, ये फिर सिर्फ इनकी मोनोपोली हो जाए, इनके अलावा कोई ट्रेड करे ही ना करे, है ना, मतलब कोई ट्रेड ही ना कर पाए इंडिया के साथ। तो इन्होंने फ्रांस के साथ लड़ाई चालू कर दी। ऑल दो फ्रांस के साथ तो इनकी लड़ाई वहां पे भी चल रही थी, अमेरिका में। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ नहीं कि इनके साथ लड़ाई नहीं चल रही थी, पहले उधर भी लड़ रहे हैं, अमेरिका में भी लड़ रहे हैं ये दोनों। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का आपको टाइमलाइन याद रखना है, और क्या याद रखना है कि ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई। ठीक है, और उसमें हुआ क्या, फ्रेंच ने इनका सबसे इंपॉर्टेंट एरिया मद्रास, आपको अगर याद हो, सेंट जॉर्ज बनाया था उन्होंने मद्रास में, उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, मद्रास ही पूरा कैप्चर कर लिया, फोर्ट कैप्चर मतलब मद्रास कैप्चर। ठीक है, इन्होंने कैप्चर कर लिया। अब ब्रिटिशर्स की तो हालत हो गई, उनको लगता था कि भाई वो तो बड़े स्मार्ट है, ठीक है, उनको तो कोई हरा ही नहीं सकता। तो इस तरह से उन्होंने, लेकिन उनका कैप्चर करने के बाद, इनकी हालत होने के बाद, इन्होंने एक ट्रीटी करी। ट्रीटी का क्या है, ट्रीटी ऑफ एक्सला, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस ट्रीटी में एक्सला में इन्होंने बोला कि ठीक है हम नहीं, अब तुम्हारे एरिया में नहीं आएंगे, तुम्हें शांति से रहने देंगे, और इस तरह से मद्रास उनको वापस मिल गया। ट्रीटी में तो यही होता है ना कि तुम कुछ दे दो हम कुछ दे देंगे। तो इन्होंने ट्रीटी कर ली, याद रखना है, पहली ट्रीटी फर्स्ट कर्नाटिक वॉर की एक्सला है। सेकंड, अब इसके जस्ट बाद, अब इनकी लड़ाई हुई है, जस्ट खत्म हुई है।
अब जो सेकंड वाली लड़ाई हुई ना, थोड़ी यूनिक है, कहानी समझा रही हूँ कि फिर ये सब पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद करनी है। अब हुआ क्या, एक तरफ फ्रांस है, एक तरफ ब्रिटिशर्स है, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने पड़े हैं। कर्नाटक रीजन में, कर्नाटक के जस्ट कर्नाटक के बगल में हैदराबाद है, ठीक है। तो वहां पे ना फैमिली लड़ाई चल रही थी, फैमिलियों के बीच में लड़ाई नहीं होती, जो जैसे शाही फैमिलीज होती है, वो दो एक दूसरे से लड़ते रहते, मतलब वही भाई भतीजा वाली लड़ाई होती है, गोद, हमारे यहाँ पे कैसे कहते हैं, रिलेटिव्स वाली लड़ाई, ठीक है। तो वो लड़ाई चल रही थी। इनको लगा कि हम इसमें इनका फायदा उठा सकते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे ये सारे भाई भाई हैं, ठीक है, ये नोटिस करना आप, ये भाई भाई है, ये दोनों भाई भाई है, ठीक है। ये नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, सब सारे भाई हैं। ये चंदा साहिब, इन्होंने क्या किया, आधे आधे लोगों की तरफ से ब्रिटिशर्स खड़े हो गए, ठीक है, और आधे लोगों की तरफ से फ्रेंच खड़े हो गए। तो लड़ाई तो फैमिली वाली थी, लेकिन ये लोग भी उसमें शामिल हो गए। तो इस तरह से ये सेकेंड कर्नाटिक वॉर बन गया कि फ्रांस और ब्रिटिशर दोनों एक दूसरे से फिर से भिड़ गए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, रॉबर्ट क्लाइव, कौन है रॉबर्ट क्लाइव, ये आपको पता होना चाहिए, आपको अपने दिमाग में रखना है। देखो, सबसे फेमस बंदा, अगर सब जो मतलब रिस्पेक्ट करते हैं ब्रिटिशर्स उनकी, बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव था, बहुत स्मार्ट बंदा था। और ये फेमस कैसे हुआ था, यही इसी लड़ाई में। इसने क्या किया, इन्होंने आरकोट, ठीक है, आरकोट को कैप्चर कर लिया। आरकोट बहुत इंपॉर्टेंट था इनके लिए, इन्होंने आरकोट को कैप्चर कर लिया। तो अब क्या हुआ, अगेन पहली बार फ्रेंच जीती थी, इस बार रॉबर्ट क्लाइव जीत गए। तो ये सारी चीजें नौटंकी चल रही है। लेकिन इनको फिर बाद में समझ में आया कि हमको किसी भी स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में नहीं पड़ना, मतलब हमको फैमिलीज की लड़ाई में नहीं पड़ना। तो इन्होंने बाद में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी की और इसको कंक्लूड कर दिया, बोला कि भैया ठीक है, अब हम फैमिली की लड़ाई में नहीं पड़ेंगे। तो ये आपको याद हो गया, फर्स्ट वाले में तो एक्स्ट्रा चैपल कर लिया, यहाँ पे फैमिली की लड़ाई में पड़ गए थे ये, पहले वाले में मद्रास कैप्चर हुआ था। अभी 1756 की बात करते हैं, ठीक है, मतलब ये एक तरफ चल रहा है, सब कुछ एक एक तरफ चल रहा है, ध्यान देना। अब हम बात करते हैं, अब फिर से बैटल ऑफ प्लासी एकदम पहुंच गए हैं। हमने यहाँ पे देखो क्या देखा था, बंगाल को इन्होंने बोला कि भैया अब बंगाल तो हमारा है, मुर्शिद कुली खान, फिर अलावर्दी खान, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, अब उन्हीं का ये क्या कहते हैं उसको, ग्रैंडसन था, सिराजुद्दौला, याद रखना है, सिराजुद्दौला अब नवाब ऑफ बंगाल बन चुका था। इसने क्या बोला कि भाई हम अब तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज नॉट, ये मुगल्स का अब नहीं है, ये हमारा है, वी आर द नवाब ऑफ बंगाल। तो अब तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स ने टैक्स नहीं दिया, ठीक है। सिराजुद्दौला ने क्या किया, विलियम फोर्ट को कैप्चर कर लिया, क्योंकि जैसे आपको याद हो कि उन्होंने सेंट जॉर्ज बनाया था ना मद्रास में, उसी तरह से सेंट विलियम फोर्ट बनाया था आपके कोलकाता में। जैसे मैंने बोला था ना, उन्होंने कोलकाता में डेवलप करना चालू कर दिया, तो फोर्ट विलियम बनाया था उन्होंने कोलकाता में। इसको सिराजुद्दौला ने कैप्चर कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्लैक होल इंसिडेंस हुआ था। इसमें इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग को एक कमरे के अंदर, मतलब 100 पीपल, अराउंड 100 पीपल, एक कमरे के अंदर उन्होंने छोटे से रूम के अंदर लॉक कर दिया था, वो घुटन से मर गए थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक इवेंट है, आप याद रख सकते हो कि बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे ही हुआ था, ठीक है। चलो, अब क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, सिराजुद्दौला ने लड़ाई ले ली है ब्रिटिशर्स के साथ, पर ब्रिटिशर्स अब काफी स्ट्रांग हो चुके हैं, काफी स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या, इन्होंने, ये देखो, एक चीज अगर मैं आपको फीलिंग वाइज बताऊं ना, आपको इसको कैसे याद रखना है, कि यहाँ पे ना थोड़ी सी वैसी हुई है कि लड़ाई वड़ाई नहीं हुई, किसी ने किसी को मारा नहीं, मतलब वैसे मारा तो बिल्कुल, पर ऐसा नहीं किया कि पूरी एकदम रियल फाइट हुई है, इधर से सामने से लोग, उधर से सामने से। इसको कहते हैं ना कि अनफॉट वॉर है। अनफॉट वॉर का मतलब कि किसी ने लड़ाई नहीं, पर स्टिल ये एंड हो गया। इन्होंने किया क्या था, मैं आपको कहानी से समझाती हूँ। इन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला का ना एक कॉम्पिटिटर था, मीर जफर, उसको इन्होंने पूरा फुसलाया वसलाया, ठीक है। फुसलाने के बाद क्या किया, उसको बोला कि देखो, अगर तुम हमें इनसाइडर न्यूज दोगे, खबर दोगे, तो हम तुम्हें क्या करेंगे कि भैया ठीक है, हम तुम्हें ये सिराजुद्दौला को हटा देंगे और तुम्हें हम नवाब ऑफ बंगाल बना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से नवाब ऑफ बंगाल रहना। वो इस लालच में आ गया और उसने क्या किया, इनको इनसाइडर न्यूज दे दी, ठीक है। ये दोनों लड़ने आए, मतलब स्टोरी इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि फिर आपको एक फील रहती है। देखो, दोनों लड़ने आए, फिर क्या हुआ, जैसे ये लड़ने आए ना, इनको ब्रिटिशर्स दिखे ही नहीं वहां पे, ठीक है, नहीं दिखे। तो ये लोग वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। ये जो मीर जफर है, उस वक्त उनका सेनापति था, उसने कहा, ये नवाब ऑफ बंगाल जो सिराजुद्दौला है, उनको कहा कि
महाराज वाई आर यू स्टेइंग हियर, कोई फायदा नहीं है, जब वो आएंगे हम लड़ लेंगे, हम तो बहुत स्ट्रांग है। आप आराम से जाके अपने जो वो होता है ना टेंट होता है उस पर रेस्ट कीजिए, ठीक है। तो वो वहां पे चले गए रेस्ट करने के लिए। ये वहां पे वेट करे, इधर से इसने साइड से उनको खबर पहुंचा दी कि हाँ वो टेंट में चला गया है। और वो सामने लड़ने के लिए नहीं आए, वो गए टेंट में पीछे से। रॉबर्ट क्लाइव बहुत चालाक था ये बंदा। तो वो क्या गया, वो पीछे से गया और उसको उन्होंने वहीं पे मार दिया, खत्म, राजा मर गया। उन्होंने मीर जाफर को बना दिया राजा। हो गई बात खत्म, ठीक है। ऑल दो ये आपको याद रखना, मेन मेन कैरेक्टर याद रखने, बाकी बढ़िया है। चलो, फिर अब रॉबर्ट क्लाइव का टाइम पूरा हो गया, बहुत ताली वाली बजाई लोगों ने, ये ब्रिटेन वापस गए। अब 1758 में क्या होता है, वॉरिंग हेस्टिंग को बंगाल की कैपिटल में भेजा जाता है, ठीक है। कि हाँ भाई अब ये देखेंगे, मतलब ये हेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ब्रिटिश की तरफ से आए, ठीक है। अब वॉरेन हेस्टिंग आ गया। ये थोड़े मतलब रॉबर्ट क्लाइव बहुत गॉड लाइक आदमी था। अब थर्ड कर्नाटिक वॉर होता है, ठीक है। थर्ड कर्नाटिक वॉर में आप थोड़ी बहुत चीजें याद रख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ याद रखने जैसा है नहीं। एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना कि यूरोप में इनका 7 ईयर वॉर चल रहा है, फ्रांस और उसके बीच में। तो ये वहां पे लड़ाई हो रही थी, इसलिए ये लोग यहाँ पे भी लड़ रहे थे। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि वहां पे भी खत्म हो गई, इन्होंने यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे इन्होंने इसको क्या किया, बैटल ऑफ वांडीवॉर से खत्म किया, ठीक है, लड़ाई खत्म कर दी। क्योंकि फ्रेंच इसमें डिफीट हो गए, वहां पे भी फ्रांस डिफीट हो गया था, यहाँ पे भी फ्रांस डिफीट हो गया। तो बैटल ऑफ वांडीवॉर से इन्होंने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया, और वहां पे ट्रीटी ऑफ पेरिस हो गई थी। इस तरह से कहानी खत्म, फ्रांस आउट हो गया। इनकी जितनी लड़ाई इन्होंने चालू करी थी फ्रांस से, फ्रांस आया गया चला गया। अब 1760, देखो इन्होंने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे सिराजुद्दौला को मार के मीर जफर को किंग बना दिया था। पर अब क्या हुआ, मीर जफर को ना बहुत सारी चीजें, मतलब मीर जफर से क्या करने लगे कि चलो आज हमें ये दे दो, आज हमें इतने पैसे दे दो, आज हमें राज मतलब राज खजाना होता है ना, तो उस खजाने से हमें इतने पैसे दे दो, ये दे दो। तो ये सारी चीजें होने लग गई, मीर जफर को इतना इंटरफेरेंस अच्छा नहीं लग रहा था। तो अगेन उन्होंने क्या किया, वही इनका क्या है, लड़वाओ और राज करो। इनका एक सिस्टम है, ये आपको समझना है कि भाई ये लड़वाते हैं और राज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, और बहुत सारी बैकडोर लड़ाई करते हैं ये। तो इन्होंने क्या किया, मीर कासिम को रेडी किया, ये भी शायद उनका भतीजा और समथिंग ही कुछ ऐसा ही था। तो मीर कासिम को रेडी किया, इनको कहा कि देखो भाई, हम मीर जफर को हटा के तुम्हें राजा बना देते हैं, तुम बस आराम से रूल करना और हमारी बातें मानते रहना। तो मीर कासिम को उन्होंने बना दिया, मीर जफर को हटा दिया। अब मीर कासिम राजा बन गया। अब होता क्या है, मीर कासिम के साथ भी वो सेम चीज करते हैं कि हमें 1 लाख रुपए चाहिए, हमें इतने पैसे चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो मीर कासिम भी एक टाइम के बाद इरिटेट हो जाता है कि भाई वो सिर्फ पैसा ही ले रहा है, पैसा ही ले रहा है और कुछ कर तो नहीं रहा है। क्योंकि देखो वो क्या करते थे, पैसे ले लेते थे, अब सारी प्रजा को तो ध्यान अपने राजा को ही रखना पड़ेगा ना। अब उनके पास पैसे नहीं बचेंगे तो कैसे टेक केयर करेंगे। तो मीर कासिम ने क्या किया, ये गया नवाब ऑफ अवध के पास टू टॉक टू हिम कि देखो भाई, ये ब्रिटिशर्स ना बहुत ज्यादा वो करने लग गए नाक में दम, तो हमको इनसे लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मीर कासिम ने क्या किया, अपनी आर्मी लेके ये सुजाउदौला, ठीक है, याद रखना वो सिराजुद्दौला था, ये सुजाउदौला है। तो ये सुजाउदौला नवाब ऑफ अवध के पास चला गया, और उन्होंने मुगल एम्परर, उस टाइम पे शाह आलम टू थे, ठीक है, शाह आलम टू का आप जिक्र पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय के टाइम पे। हाँ, तो ये चीज आपको याद, आप ये याद रख सकते हो। तो इन्होंने शाह आलम टू मुगल एम्परर जो थे, उन तीनों को इकट्ठा किया, और तीनों की आर्मी मिलकर लड़ रही है अंग्रेजों के साथ बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1757 में क्या याद रखोगे, यहाँ पे मुझे बताओ। 1757 में आप याद रखोगे बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। और यहाँ पे 1764 में क्या याद रखोगे, बक्सर। ये याद रखना है आपको। चलो, इन्होंने क्या किया, लड़ाई की, तीनों मिलके। अच्छा एक बात सोचो कि अब ना फाइनली मुगल एम्परर, वैसे तो ये मानते नहीं है कि मुगल एम्परर कुछ बचा है या ऐसा कुछ है, बट स्टिल जो भी नाम मात्र का भी मुगल एम्परर था ना, शाह आलम टू, वो भी इस लड़ाई में आ गया। और लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड, ये लोग हार गए, तीनों बुरी तरह से हार गए, ब्रिटिशर्स जीत गए। खुद सोचो कि नवाब ऑफ अवध गया, नवाब ऑफ बंगाल गया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके नाम पे मुगल एम्परर अभी भी है, मुगल एम्पायर अभी भी है, चल रहा है, ठीक है, तो वो भी हार गया। आप सोचो कितनी इंसल्ट हुई होगी, है ना। तो इंसल्ट तो हुई, खूब इंसल्ट हुई। तो इन्होंने क्या किया कि इस बार में पूरे, मतलब इसमें ऐसा नहीं हुआ था कि पीछे से जाके मार दिया हो जैसा कि उसमें किया था बैटल ऑफ प्लासी में। इसमें पूरा एकदम सही से लड़ाई हुई थी और वो जीत गए। तो इन्होंने फाइनली
हारने के बाद इन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कराया, इसमें नहीं लिखा हुआ है पर आपको याद रखना है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इससे रिलेटेड है आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इन्होंने इसमें क्या किया था मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ना इन्होंने दीवानी राइट्स ले लिए थे। दीवानी राइट्स का मतलब क्या, देखो ये लोग तो हार गए, अब इनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये शायद बंगाल बिहार और छत्तीसगढ़ या उड़ीसा ऐसे कुछ था, पर बंगाल बिहार तो बिल्कुल था। तो इस पूरे एरिया का ना इन्होंने क्या किया था, दीवानी राइट्स ले लिया था। दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है, क्या, टैक्स कलेक्ट करने का राइट। देखो इनिशियली अगर आपको याद हो तो वो शुरुआत में मुगल ऑफिसर्स को ब्राइब करके दो चार गांव को इकट्ठा कर रहे थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। अब इन्होंने पूरा का पूरा बड़ा टेरिटरी, कोलकाता, फिर आपका बिहार, इन सब का ले लिया अपने अंदर कि हाँ भाई अब हम इसका टैक्स कलेक्ट करेंगे। जैसे देखो जिसके पास जितने पैसे आएंगे उसके पास उतनी पावर आएगी। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज डिसाइड करा ली। अच्छा, मीर कासिम ने तो गद्दारी कर दी थी, तो वापस से मीर जाफर को बिठा दिया। मीर जाफर रो तो रहा था लेकिन इतनी गद्दारी तो नहीं की थी, तो ये सब सोच के उन्होंने फिर से इसको बिठा दिया। चलो, अब रॉबर्ट क्लाइव फिर से वापस आ जाते हैं इंडिया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव की तो कितनी तारीफ हुई है, आप लोगों को पता है, अभी मैंने बताया। रॉबर्ट क्लाइव वापस आ जाता है, फिर से उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। ठीक है, और मुगल एम्पायर सारा, हाँ ठीक है, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंगाल की दीवानी राइट्स दे दी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी को, एज आई टोल्ड यू कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी बंगाल, ये आपकी दीवानी दीवानी राइट्स। ठीक है। अच्छा, एक एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बताती हूँ आपको इसमें, एक लॉजिक क्रिएट करना है आपको। देखो एक चीज सोचो, आपका जो पैसा वसूली हो रहा है वो कोई और कर रहा है, ठीक है, और वो पैसा वसूली कर रहा है तो सब लेके हड़प जा रहे हैं। ठीक है, और आप वहां के राजा है, आपको अपनी प्रजा पे ध्यान देना है। तो क्या आप अपनी प्रजा पे ध्यान दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास तो पैसे ही नहीं है उनके पास, उनका ख्याल रखने के लिए। केवल आप उनसे टैक्स ले रहे हैं, आप उनको दे तो कुछ रहे नहीं। तो ये समझ में आ रहा है ना। तो इन्होंने डुअल सिस्टम क्रिएट किया पहली बार कि भाई टैक्स कोई और ले रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन कोई और कर रहा है। तो सोचो अंग्रेज कितने चालाक थे, ये कर रहे थे वहां पे। ठीक है, चलो, तो अब क्या हुआ, अभी हम मैसूर पे आते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया ना कि इस तरह से चलेगा नहीं। डुअल सिस्टम अगर चलेगा कि दीवानी राइट्स किसी और के पास है, मतलब अंग्रेजों के पास है रेवेन्यू कलेक्ट करने का, और निजामत निजामत मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल जो राइट है वो आपके वहां के रूलर के पास है। पर प्रॉब्लम क्या है ना कि भाई अब क्या करोगे बिना पैसों के, वही वाली सिस्टम थी। तो अब नहीं कुछ कर पाए, तो 1770 में बहुत बुरा बंगाल में ग्रेट बंगाल फेमाइन कहते हैं वो आया, और इससे बहुत बुरा असर पड़ा। ठीक है, मतलब लिटरली लोग इतने लोग मरे ना। तो फिर ये पता चला कि भाई डुअल सिस्टम जो इन्होंने चलाई है और कंपनी की जो पॉलिसीज है वो बहुत बेकार है। ठीक है, तो ये लोगों को समझ में आना चालू हुआ धीरे धीरे करके। क्लियर है। और वॉरेन हेस्टिंग तो कब के आ गए थे, आप देखो यहाँ पे जाके गवर्नर ऑफ बंगाल बने, ये ध्यान देना। जब पहले ये गवर्नर ऑफ बंगाल बना था, इन्होंने बहुत नौटंकी मचाई डुअल सिस्टम वगैरह लाके। पर वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, उस डुअल सिस्टम को हटा दिया, क्योंकि ये थोड़े से ना इम्पेथेटिक थे। रॉबर्ट क्लाइव बस कनिंग था पर बहुत तेज था, काइंड ऑफ है ना कि उसको बहुत वो करना है, एक्सपैंड करना है। पर वैसा नहीं, इतना सोचता नहीं था, इतना इम्पेथेटिक नहीं था। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, नया जस्टिस सिस्टम फॉर्म किया, नया प्लान बनाया। और इन्हीं के प्रेजेंस में आप रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे 1773 का, मतलब जब एक्ट्स वाली पीडीएफ आपको मिलेगी आप पूरे डिटेल में एक्ट्स पढ़ेंगे क्योंकि उससे सवाल आते हैं। तो उसमें आपको पॉलिटी में भी मिली होगी। तो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें की। उन्होंने पहले तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। ठीक है, उन्होंने कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट, पहला सुप्रीम कोर्ट उन्होंने लगाया। ठीक है, और वॉरेन हेस्टिंग खुद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बन गए। ठीक है, गवर्नर जनरल हुआ करता था, सॉरी अभी तक गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, पहली बार आफ्टर 1773 वो गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बने। ये ध्यान देना आप, यहाँ पे पहले बंगाल बंगाल चल रहा था पर अभी इंडिया चल रहा है। अच्छा, एक और चीज, हाँ ये मैंने आपको थोड़ा पार किया था, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। साइड बाय साइड क्या हुआ, ये बंगाल में ये चीज लड़ाई वड़ाई चल रही है, पर इनको तो एक्सपैंड करना है। तो ये पहुंच गया मैसूर। ठीक है, मैसूर का मतलब कैसे समझाऊं, मद्रास तमिलनाडु, राइट। तो ये मैसूर वाला एरिया, तो मैसूर पहुंच गए। इन्होंने क्या किया, वहां उस टाइम पे वहां के जो रूलर थे वो हैदर अली थे, हैदर अली के ही बेटे टीपू सुल्तान। आपने सुना होगा ना टीपू सुल्तान के बारे में बहुत। तो शुरुआत क्या हुई, ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच में लड़ाई होने लग गई। बस इनको था कि चलो अटैक कर देते हैं, ये मैसूर भी अपने अंदर कब्जे में ले लेते हैं। यही टेंडेंसी से इन्होंने क्या किया था, लड़ाई शुरू कर दी थी। तो बस इस लड़ाई वड़ाई के बाद तो ब्रिटिशर्स हार गए थे ऑल्दो।
मतलब नॉर्मल था, हार ही गए थे ऑलमोस्ट। तो इन्होंने क्या किया, ट्रीटी ऑफ मद्रास किया। ठीक है, देखो सिंपल है, ये क्या करते थे, लड़ो, लड़के ये पता करो कि जीत पा रहे हो तो बढ़िया, नहीं जीत पा रहे हो तो ट्रीटी कर लो, कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी, गलती हो गई, वो वाला सिस्टम। और हमेशा याद रखना कि लड़वाओ राज करो, इनका सिस्टम है। ठीक है, लड़ो, ट्रीटी कर लो, अगर नहीं झेल पाए तो झेल लिया तो बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब ये तो यहाँ पे मैसूर बोला है मैंने आपको, यहाँ पे देखो, एंग्लो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी शुरू हो जाएगा, ये सब आसपास पूरा लड़ाई वड़ाई चालू कर रहे हैं ये। ठीक है, इन्होंने किया क्या है ये आपको समझना जरूरी है। देखो, मराठा जो है ना, मराठा एक नहीं था। मराठा की अगर आप पूरी कौन, जो महाराष्ट्र से होगा या उन्होंने जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पता होगा कि मराठा वॉज नॉट अ सिंगल एंटिटी, बट होलकर्स, ग्वालियर्स, आपने रानी लक्ष्मीबाई के टाइम पे देखा होगा, वो सारे इकट्ठे थे, वो सब कलेक्टिवली पेशवा और पेशवा को बांधते थे, और पूरा एक कलेक्टिवली मराठा कॉन्फिडेंसी कहलाता था। तो इन्होंने क्या किया, लड़ाई शुरू कर दी। ठीक है, लड़ाई की, अगेन झिला नहीं, इन्होंने ट्रीटी ऑफ सालबाई कर ली। ठीक है, तो याद अगर रख पाओगे बढ़िया, याद रख सकते हो। पर ऑल दो वही सिस्टम है कि लड़ते हैं, ट्रीटी करते हैं। ठीक है, यस। और एक एक और चीज आपको याद रखनी है कि इसमें क्या हुआ ना कि यहाँ पे मराठास के बीच में, आपस में, जैसे मैंने आपको बताया ना, चार पांच हिस्से थे, वो लोग आपस में ही बहुत लड़ झगड़ रहे थे। और ये लोग क्या कर रहे थे कि भाई कि ठीक है, इंटरनली भाई भाई को लड़वा रहे थे, बहुत, भाई आपस में लड़वा रहे हैं, मराठा को तोड़ रहे हैं, कि भाई उसके खिलाफ उसको भड़का रहे हैं, उसको खिलाफ उसको भड़का रहे हैं, कि इनको जाके कह रहे हैं कि उसको उस पर अटैक कर दो, उस तरह की चीजें कर रहे थे, गलीच वाली चीजें। ठीक है, अब सेकंड मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मतलब ब्रिटेन समझना है, एंग्लो मैसूर वॉर में आप क्या याद रखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच में वो हैदर अली तो कर ही देते, लेकिन वो धीरे धीरे करके वो तो भाई बूढ़े हो गए, डेथ हो गए, डेथ हो गई उनकी, फिर टीपू सुल्तान ने इस चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड किया। ठीक है, इन्होंने फिर यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर किया, ये आप याद रख सकते हैं। इसमें और क्या होगा, जैसे मतलब पहले शुरुआत वाले में ना कि क्या होता है कि बहुत सारी लड़ाई वड़ाई, मतलब बहुत सारी टेरिटरी इनकी चल गई थी, इन्होंने इस लड़ाई में टीपू सुल्तान ने क्या किया कि हाँ, बहुत सारी जो टेरिटरीज गई थी उसको वापस लिया। ठीक है, और हैदर अली की डेथ हो जाती है, 1782 में उनकी डेथ होती है जहां तक मुझे याद है। और वहां से टीपू सुल्तान फाइट कंटिन्यू करते हैं। अब पिट्स इंडिया एक्ट, देखो ये सब डिटेल में एक्ट्स पढ़ोगे, लेकिन बस एक कंटेक्स्ट के लिए, इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसमें ये क्या करते हैं, कंपनी को दो हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता है आपका, जैसे ब्रिटेन की, मतलब इसका आने का रीजन बताती हूँ। जैसे ब्रिटेन की पार्लियामेंट ये सारी चीजें बनाती है, कोई और नहीं, मतलब यहाँ पे आप बैठे बैठे नहीं बना सकते, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ये सारी डिस्कशंस होते हैं, और वो इस तरह की चीजें बनाती है। तो इन्होंने क्या किया, बांट दिया चीजों को। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में। ठीक है, डुअल कंट्रोल सिस्टम क्रिएट कर दिया। इन्होंने बोला कि रेवेन्यू का मैटर कोई और देखेगा, और बाकी चीजें कोई और देखेगा, मतलब अगेन डुअल सिस्टम में हमेशा प्रॉब्लम होती है, पर उन्होंने दे स्टिल डिड इट। अब हम बात करते हैं इसके आगे, 84 तक हो गया। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं। चिंता मत कीजिए, दिस इज जस्ट वर्टिकल, अभी हम हॉरिजेंटल भी पढ़ेंगे। अगर किसी को अब ज्यादा बचा नहीं है, चिंता ज्यादा इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। हिस्ट्री इज मोर अबाउट कहानी, कहानी पता है तो सब बढ़िया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, फिर अब नेक्स्ट वो गवर्नर जनरल बन गए, कि पहले तो वो अपना वो वॉरेन हेस्टिंग था ना, तो ये बन गए। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या की आपको याद रखना है, दैट इज परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट ये लेके आए, और काफी इज्जत विज्जत मिली थी इनको ब्रिटेन वालों से, हमसे कुछ नहीं। इन्होंने क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट में इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां पे जमींदार इन्होंने बनाए, जिससे पीजेंट जमींदार को पैसा देगा, ठीक है, और जमींदार इनको पैसा देगा, तो इनको फिक्स अमाउंट ऑफ पैसा मिलता रहे। तो इसमें पिसेगा कौन भाई, इसमें तो आपका वो पिस रहा है ना, जो पीजेंट है। ठीक है, और जमींदार उनसे बहुत बहुत बुरी तरह से वसूली कर रहे, तो ये सारी चीजें चल रही थी। ठीक है, इन्होंने थोड़ी सी सिविल सर्विसेज के बारे में भी बात करी कि हाँ, अभी हम सिविल सर्विसेज भी लेना चालू कर देंगे, इस तरह की चीजें। ऑल्दो जाके आपको ब्रिटेन में ही देना पड़ता था, पर चालू करी थी। कॉर्नवालिस कोड बनाया, मतलब जुडिशियल सिस्टम को और स्ट्रांग करने के लिए जो ये कर सकते थे, दे डिड इट। ठीक है, बस इसमें आपको ये याद रखना, परमानेंट सेटलमेंट 1793, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इससे जमींदारी वाली चीज शुरू हुई, जमींदारी सिस्टम। थर्ड,
थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर करते हैं। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में आपको क्या याद रखना है? देखो, यहाँ पे फिर टीपू सुल्तान लड़े, है ना? मतलब ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान के बीच में लड़ाई हुई। पर क्या हुआ, टीपू सुल्तान इस बार हार गए। बहुत सारी टेरिटरी वो हार गए, तो इन्होंने फिर से अगेन श्रीरंगपट्टनम में ट्रीटी कर ली। चीजें थोड़ी बेटर हुई कि हाँ ठीक है चलो। टीपू सुल्तान को लेकिन बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस हो गए थे, तो इनकी इतनी हिम्मत पड़ नहीं रही थी। ठीक है, तो वो इन्होंने बहुत लोगों से लड़ाई चालू कर दी थी, मतलब ब्रिटिशर्स। मतलब टीपू सुल्तान वाला का तो केस ऐसा था, जहां तक मुझे, जब व्हेन आई स्टडीड आई नो रिमेम्बर दिस, कि ब्रिटिशर्स, मराठास, निजाम ऑफ हैदराबाद, सबने इकट्ठा एक अलायंस बना लिया। ठीक है, और सब मैसूर को कब्जाने में लग गए। सब मिलके अटैक करे एक छोटे से मैसूर पे, जिसको अकेले टीपू सुल्तान लगाए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, याद रख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की। यहाँ यहाँ से दो तीन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है, वो ये है, धीरे धीरे करके देख रहे हो ना ये क्या कर रहे हैं। मतलब पहले आए ट्रेड करने के लिए, फिर पैसा वसूलने लग गए, फिर धीरे धीरे करके इन्होंने क्या किया कि अब पॉलिटिकल मैटर में घुस रहे हैं। बैटल ऑफ प्लासी के बाद हुआ क्या, ये उनके पॉलिटिकल मैटर में घुस गए ना। तो ये पॉलिटिकल, फिर बक्सर में भी यही हुआ धीरे धीरे करके। ये एंग्लो मराठा, एंग्लो माइसो जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए, राइट? हाँ, लॉर्ड विल्सन ने किया क्या? अब ये गवर्नर जनरल बन गए। ये जो भी आप नाम सुन रहे हो गवर्नर जनरल बनते हैं उस टाइम पे, उन्होंने किया है बहुत बड़ा कांड, विच इज सब्सिडरी अलायंस लाना। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस में थोड़ा सा समझाऊंगी आपको, जिससे आपको फील समझ में आ जाएगी। देखो, इट्स लाइक कि ओके, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड बोल सकते हैं, या फिर और क्या बोल सकते हैं। जैसे मान लो एक मनी लेंडर है, एग्जाम्पल, एक मनी लेंडर है। इन्होंने बोला कि ठीक है, हम तुम्हारे जैसे जो लैंड का पेपर है वो अपने पास रखते हैं। ठीक है, और जैसे एक आदमी था, उसने अपना लैंड का पेपर रख लिया, और उसके बदले में थोड़े से पैसे वैसे ले लिए। ठीक है, तो वो करके आ गया, लेकिन बीच में वो आदमी मर जाता है। सॉरी सॉरी, दिस दिस इज सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये मैं आपको थोड़ा सा, नहीं नहीं ठीक है, मैं आपको इसका समझाती हूँ, दूसरे तरीके से समझाती हूँ। दिस वाज नॉट द राइट एग्जांपल। सब्सिडियरी अलायंस में बस बेसिकली उन्होंने ये किया कि जैसे ए और बी है, ए को जाके बोला देखो बी तुम पे अटैक करने वाला है, लेकिन तुम कैसे लड़ोगे, बी तो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, और बी को जाके इन्होंने सेम बात बोली कि ए तुम पे अटैक करने वाला है, पर तुम कैसे लड़ोगे, वो तो तुम्हें हरा देगा, उनकी तो तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके डरा दिया उनको। और क्या किया, इन्होंने बोला देखो, हम तुम्हें ना प्रोटेक्शन दे सकते हैं। प्रोटेक्शन इन द सेंस, हम तुम्हारे लिए, देखो तुम्हारी आर्मी तो क्या डंडे वंडे से लड़ती है, हम तो देखो हमारे पास गन्स हैं, है ना, वी आर मोर इक्विप्ड, तो हम लड़ते हैं तुम्हारे बदले, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। सब रेडी हो गए, लेकिन इनकी हिडन चीजों को लोग नहीं समझ पाए शुरुआत में। इन्होंने क्या किया, बोला ठीक है, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, हम अपनी आर्मी को तुम्हारे फोर्ट के बाहर खड़ा कर देंगे, लेकिन तुम्हें उसके उनके जितने भी पैसे वैसे होंगे ना, सैलरीज वगैरह होगी, वो सब तुमको देखना है, तुमको देना है। ठीक है, तो वो बोले कि हाँ, शुरुआत में थोड़ी लगा कि इतना भयानक चीज है, गंवार भी तो थे लोग तब, सॉरी, पर वैसे थे ना कि ठीक है यार, शराब वराब पियो, मस्ती वस्ती करो, और खुद के ईगो को ही सेटिस्फाई करने में लगे रहते थे। तो इन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी को वहां पे रखवा दिया। ठीक है, और पैसे भी उन्हीं से ले रहे उनके मेंटेनेंस के लिए। देख रहे हो कितने चालाक है। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, बस एक सवाल। क्या लगता है आपको कि एक आपकी पूरी टेरिटरी है, ठीक है, जहाँ के महाराज आप हैं, जितने भी सेना है, जितने भी सेना के लोग हैं, वो सब ब्रिटिशर्स के हैं। तो आप बताओ, जब आपको ब्रिटिशर्स पे गुस्सा आ जाएगा, और आपको लगेगा कि भाई आपको ब्रिटिशर्स के साथ नहीं रहना है, या ब्रिटिशर्स गलत कर रहे हैं, तो क्या आप कुछ कर पाओगे? खुद सोचो। वो सेना उसकी है, भले पैसे आप देते हो, पर फर्क नहीं पड़ता। पर पावर किसकी है? सेना किसकी है? ब्रिटिशर्स की है। तो वो ही आपके ऊपर खंजर लेके खड़ा रहेगा, आप ही की सेना, जो आपने खुद अपने सर पे बिठाई हुई है। आप सोचो। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसे ऐसे करके लोगों को कंट्रोल करना चालू कर दिया, ऐसे फुसला फुसला के। ठीक है, बहला फुसला के बोला कि नहीं भाई, हम तुम्हारा भला करना चाहते हैं, पर ऐसे करके उनको ठग लिया, और धीरे 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 करके उनको इसके अंदर ले लिया। और जो नहीं आता था ना, उसे जोर जबरदस्ती से सब्सिडरी अलायंस साइन करवा लेता था, यानी तुमको आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, निजाम ऑफ हैदराबाद को सबसे पहले इन्होंने अपना बकरा बनाया, और उनको
साइन करवा दी सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। वहां पे उन्होंने रखवा दिया भाई कि ये मेरे बंदे हैं। अब चलो, क्लियर है? ओके। इसी तरह से मैं अभी आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स भी समझा दूंगी। ये दोनों चीज टर्मिनोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल इस पे बेस्ड आ सकते हैं। अब देखो फोर्थ, अब इतना खिंच जाएगी तो क्या होगा यार, इंसान तो मरेगा ही ना, लड़ते लड़ते कितना लड़ेगा। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में आपको याद रखना है कि टीपू सुल्तान चल बसते हैं, और बस कोई लोड है नहीं। यहाँ से फिर कब्जा लिया उन्होंने। आपके जो मैसूर है, उसको भी उन्होंने वो बोला कि चलो अब तुम भी आ जाओ सब्सिडरी अलायंस में। ऐसे कर करके वो सबको सब्सिडरी अलायंस में लेते थे। अभी देखो फिर उन्होंने 1800 में अवध को ले लिया, ठीक है। 1800 में वो अवध को ले चुके हैं। 1802 में उन्होंने मराठास के साथ भी सेटलमेंट कर लिया कि ठीक है। अच्छा, ये एक चीज, एक इंपॉर्टेंट बात है। मराठास के साथ इन्होंने किया क्या, मैं आपको समझाती हूँ। ट्रीटी ऑफ बसेन में मैंने आपको बताया था ना कि मराठा धीरे धीरे करके वीक हो रहा था, क्योंकि वो लोग आपस में ही लड़ रहे थे। तो इन्होंने वहां का जो एक पेशवा था, पर वो वीक पेशवा था, लोग, नो वन वाज लाइक कंसिडरिंग हिम सो मच। इन्होंने उसके साथ जाके एक ट्रीटी कर ली, ठीक है। लेकिन जो बाकी सारे लोग थे ना, वो बोल रहे थे कि भाई हम मानते ही नहीं इस ट्रीटी को। इन्होंने उनके साथ जाके सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली, राइट। और लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। इसीलिए क्या हुआ, इसके बाद जस्ट आफ्टर दैट सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, और फिर से लड़ाई होगी, फिर क्या होगा, फिर ट्रीटीज होगी। तो इन्होंने सिंधियाज के साथ एक ट्रीटी की, और होलकर के साथ एक ट्रीटी की। देखो ट्रीटी याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आता एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सब नहीं आता, इतना नहीं आता। जो बहुत क्रुशियल वाला है, आई यूज टू टेल यू, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स डू दिस। 1809 में देखो, अगेन आप मराठा समझ गए, मैसूर समझ गए, बंगाल समझ गए। अब थोड़ा थोड़ा ना इधर भी हम सिख वाले तरफ भी देख लेते हैं, ऊपर नॉर्थ में। क्योंकि वो, देखो साउथ तो इनका कैप्चर हो ही चुका है। इन्होंने ईस्ट बंगाल की वजह से पूरा कैप्चर कर दिया, बस्ता नॉर्थ है, नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट वेस्ट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनको एक्सपैंड करना था बस। इन्होंने क्या किया, महाराणा रंजीत सिंह से इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। इन्होंने सतलज रिवर को बाउंड्री बना दी कि भाई सतलज रिवर के आगे हम नहीं जाएंगे, दिस इज आवर बाउंड्री। इन्होंने ये चीज फिक्स कर दी। लोगों को लगा ठीक है भाई, बढ़िया, अपना कुछ तो कर रहे हैं ना। तो इन्होंने साइन कर ली। ये चीज यहाँ तक डेवलप होके शांति से लोग बैठ गए। अब 1813 में क्या होता है, चार्टर्स एक्ट आता है। चार्टर्स एक्ट वाली चीज में अभी मैं ज्यादा नहीं बता सकती, पर इन्होंने क्या किया, मोनोपोली खत्म किए। मतलब चार्टर्स एक्ट में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म की, क्योंकि उनको भी पता चल रहा था, जो ब्रिटेन में लोग बैठे उनको भी पता चल रहा था कि भाई ये तो ट्रेडिंग कंपनी है ना, ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही इन सब में घुस रही है, ठीक है। लेकिन इनका सारा ऑलमोस्ट ट्रेड वाली वो खत्म कर दी, और इनको केवल चाइना के साथ टी और ट्रेड, मतलब चाइना के साथ इन्होंने उनको ट्रेड करना अलाउ किया, बाकी, और चाय, चाय में ट्रेड करना अलाउ किया, बाकी सारी चीजों की मोनोपोली खत्म कर दी। अब बाकी लोग भी, बाकी दूसरी कंपनियां भी ब्रिटेन की आके यहाँ पे कंपनी खोल सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर होता है एंग्लो नेपालीज नेपालीज वॉर। एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मतलब एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पढ़ना हो तो पढ़ लो, ठीक है। ऑल्दो इसमें किया क्या था उन्होंने कि उनसे लड़ करके वो नेपाल की टेरिटरी को भी हथियाना चाहते थे। और वहां पे जैसे आज आप गोरखा रेजिमेंट सुनते हैं ना, तो उन गोरखा को भी क्या हुआ, लड़ाई वड़ाई हुई, तो हरा वरा तो दिया इन्होंने, लेकिन वो उस टेरिटरी को भी ले लिया। जो ये गोरखा पीपल थे, दे अभी भी गोरखा रेजिमेंट बहुत डेंजर माना जाता है इंडियन आर्मी में। तो उसको क्या किया, ब्रिटिश आर्मी में ही रिक्रूट कर दिया। तो तब से, इस टाइम से, 1814 से। उसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है। इसमें देखो फाइनली सारी चीजें चली जाती है कि भाई पेशवा वाला ऑफिस ही खत्म कर देते हैं, ये कि भाई पेशवा के साथ ये जाके पेशवा साइन वाइन करता रहता है ट्रीटी, जो हम मानते ही नहीं है। ये पूरा पेशवा का ऑफिस ही खत्म कर देता है। पूरा मराठा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है, ठीक है। और वहां पे ब्रिटेन अपना कंट्रोल कर लेते हैं कि अब से ब्रिटेन के कंट्रोल में है मराठास। और मराठास खत्म हो गए ऑलमोस्ट, आप ये समझ लो, थर्ड में। तो ये मैसूर वाली फोर्थ तक चली, मराठा वाली थर्ड तक चली, कर्नाटक भी थर्ड तक चली। ओके, नाउ इट्स टाइम। हाँ, इसमें दो तीन बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, पर ये देखो ये कई बार आएगा। देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, वो कई बार आती है। लॉर्ड विलियम बेंटिक और अबॉलिशन ऑफ सती। देखो, अब नए गवर्नर जनरल आए, ठीक है, जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। थोड़े अच्छे आदमी थे, ठीक आदमी थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना, राजा राम मोहन रॉय, आप पढ़ेंगे सोशल रिफॉर्मर्स में, राजा राम मोहन रॉय ने अबॉलिशन ऑफ सती कराई थी, सती प्रथा को खत्म कराया था
1829 में। ठीक है। और इन्होंने किसको कह के खत्म करवाया था? इन्होंने विलियम बेंटिक की हेल्प ली और सती को खत्म कराया। सती में क्या होता था, आप सबको पता है कि लोग अपने औरतें अपने पति की चिता में जब वो मरते थे तो ये भी लेट जाती थी, साथ के साथ मर जाना है। कंप्लीट बुलशिट। ठीक है। तो इन्होंने ये खत्म कराया, बढ़िया। अब क्या हुआ? इसके बाद इन्होंने एक और चीज जो मैजिक की है वो आपको आप पता कर सकते हो। जैसे परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस ने की। हाँ भाई देखो, बढ़िया रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है तो इनको भी तो कुछ कूल बनने के लिए करना है ना, तो इन्होंने रैयतवारी सेटलमेंट लाया। ठीक है, तो याद रख सकते हो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रैयतवारी सेटलमेंट लाया है। बट डोंट वरी, आपको गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए पूरी आपको गवर्नर जनरल से रिलेटेड सीट मिल जाएगी ऐप पे। ठीक है, विच विल बी अपलोडेड इन इन दिस वीक, और वो हो जाएगी अपलोड। ठीक है, तो आप वो भी याद कर सकते हैं। अब 1833 में, अच्छा याद कैसे करना है इसकी क्रोनोलॉजी समझा देती हूँ। देखो, यहाँ पे एक्ट्स वाले में आप एक्ट्स की भी पीडीएफ मिल जाएगी, तो एक्ट्स में भी आप कर सकते हैं। पर यहाँ पे नोटिस करो, 1813, 20 साल बाद 1833, फिर थोड़ा और 20 साल पार करोगे ना, यहाँ पे भी कुछ आया था। ऑल्दो हमने वी डिडंट मेंशन, बट आया है। ओके, तो ये चीज नोटिस करनी है आपको। 20-20 साल में ये चीजें आती हैं। ठीक है। आगे इन्होंने क्या किया? अभी तक एक चीज ऊपर मिस्टेक थी, वहां पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही होगा ऊपर। इससे पहले गवर्नर, जहां पे हमने बोला था ना, देखो सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, और अब फाइनली जाके 1833 के चार्टर एक्ट में ये बोला गया कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं होगा, बल्कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। वहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक को पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। ठीक है, और अपने सारी चीजों को, एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी कंट्रोल्स थे सबको सेंट्रलाइज कर लिया। ठीक है, और इससे क्या पता चलता है? ब्रिटिशर्स ने लिटरली इंडिया को कोलोनाइज कर लिया है। मराठास खत्म, मैसूर खत्म, बंगाल खत्म। इन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई अब कोई बंगाल बंगाल की तरफ हम नहीं सोच रहे, हम तो पूरे इंडिया पे राज कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने सबको एलिमिनेट कर दिया और फाइनली स्टेब्लिश करा कि भाई वी आर समथिंग, और बढ़िया, हम अपना सेंट्रलाइज कंट्रोल करेंगे इंडिया को। अब ये ट्रेडिंग कंपनी से एकदम शिफ्ट होकर रूलिंग कंपनी, रूलिंग बन गई है, रूलिंग वन बन गई है। समझ रहे हो आप कि भाई ट्रेड करने कोई आया था, अब यहाँ पे शासन करने लग गया। तो ये चीज हुई है। तो 1835 देखो, अब बस कुछ नहीं होगा, अब ये इनका चलता रहेगा। अब ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। 1835 में मैं कॉलेज मिनट होता है, आप डिटेल में पढ़ लेंगे इसको जब ऐसा अगर आएगा तो। आई टेल यू, मैं कॉलेज मिनट होगा, मैं कॉलेज मिनट में आपको बस ये याद रखना है कि इन्होंने एजुकेशन के बारे में बहुत काम किया था। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या किया था, सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। ठीक है, जितने भी हायर एजुकेशन या गवर्नमेंट में जितने भी काम होंगे वो सब इंग्लिश में होगा। ठीक है, इन्होंने और क्या किया? एजुकेशन सिस्टम को और एडमिनिस्ट्रेशन को, उसमें बहुत इन्होंने मतलब बहुत सारे पॉइंट्स बताए कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। इन्होंने यूरोपियन लिटरेचर को प्रमोट किया, साइंस को प्रमोट किया इंडिया में, क्योंकि पहले इनिशियली नो वन वाज स्टडिंग साइंस ना, थोड़ी बहुत फिलोसफी पढ़ लेते थे लेकिन साइंस तो नहीं पढ़ते थे। इन्होंने इस चीज को प्रमोट किया यहाँ पे, एजुकेशन के रिलेटेड मैकॉले, मतलब एजुकेशन। ठीक है। अब फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, भाई इसकी तो मैं क्या ही बताऊं आपको। इनकी इनका ना वो एक होता है ना, पेट ही नहीं भरता। तो व्हाट दे डिड कि अभी अफगानिस्तान से लड़ने चले गए। पर इसका रीजन बस इतना था कि जैसे इनको लगता था कि रशिया समटाइम्स देख, रशिया इनको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, और अटैक हो सकता है। तो ये क्या चाहते थे कि रशिया इन तक कभी ना पहुंचे, इसलिए अफगानिस्तान को जीत कर अफगान्स को कंट्रोल करके उसको एक बफर स्टेट बना दे, सो दैट रशिया कैन नेवर रीच टू देम। ठीक है, ये चीज तो चल रही थी। फिर इन्होंने सिंध को टेक ओवर कर लिया। मतलब ये सब अब वो करेंगे, मतलब ये इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, पर ठीक है, याद रखो तो अच्छी बात है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है, देखो उससे पहले कोई वॉर नहीं हुई थी। इन्होंने सिंपली महाराजा रंजीत सिंह के साथ एक ट्रीटी साइन की थी, जहां पे इन्होंने बोला था कि सतलज रिवर जो है वो बाउंड्री है। पर अब वो जैसे ही उनकी डेथ होती है वो ट्रीटी खत्म, फिर लड़ाई होती है, लड़ाई होकर ट्रीटी ऑफ लाहौर होता है। ठीक है, और फिर मतलब अगेन एज दे डू, फिर वो ब्रिटिशर्स लाहौर भी पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं डलहौजी की। अच्छा, यहां से बता देती हूँ आपको, डलहौजी आता है और सारा काम खराब कर देता है। अगेन फेमस है, लेकिन सारा काम खराब कर देता है ये। इसी की वजह से आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। कैसे आपको याद रखना है? डलहौजी अब नया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना है। ठीक है, इसने एक पॉलिसी लाई है जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इससे पहले आपने कौन सी चीज के बारे में पढ़ा? सब्सिडियरी अलायंस। अब आपने पढ़ना है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या होता है? जैसे
जैसे मैं आपको जो पहले वाला एग्जांपल दे रही थी, या छोड़ो हटाओ, वो एग्जांपल से अच्छा मैं सीधा आपको बता दूं। देखो, एक राजा है, ठीक है। राजा जब तक है तब तक बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो झांसी में जब तक राजा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर राजा रानी जो है, उनका कोई अपना वारिश नहीं होता, मतलब लड़का नहीं होता है उनका, ठीक है, बेटा नहीं होता उनका, लीगल मेल हेयर नहीं होता, तो अगर ऐसा नहीं होता है खुद का, तो वो क्या करेंगे, वो पूरी झांसी को खुद कब्जा लेंगे, समझे। तो ये क्या करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में अगर आपका वारिस नहीं होता है तो हम, झांसी हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो उसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि भाई, झांसी मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, इसीलिए पूरी लड़ाई वड़ाई शुरू हो गई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके जिसके जिसके बच्चे नहीं होते थे ना, वो सबको ले लेते थे, मतलब अडॉप्टेड वाले को ये नहीं गिनते थे। और उनकी रानी लक्ष्मीबाई के भी बच्चे को तो दे सम डिड सम कॉन्स्पिरेंसी, और उन्होंने उनके ही लोगों उसके थ्रू मरवा दिया था और समथिंग लाइक दैट। फिर उन्होंने अडॉप्ट भी किया था, लेकिन उसको ये कंसिडर नहीं करते थे और ये झांसी लेना चाहते थे। तो ये बेसिकली, अगर आपका बच्चा नहीं है, आपका कोई लीगल हेयर नहीं है, तो वो उस चीज को हथिया लेंगे, वैसा सिस्टम है, ठीक है। ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आया, पर इसने बहुत सारे काम किए जिसको आप नहीं भूल सकते। जैसे कि इन्होंने, अपार्ट फ्रॉम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ही रियली वर्कड ऑन रेलवेज, ठीक है। रेलवेज पे इन्होंने बहुत काम किया। और तभी उस टाइम पे, देन टेलीग्राफ सिस्टम, ठीक है, पोस्टल रिफॉर्म्स इन्होंने लाए, बहुत सारी चीजें की। इन्होंने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया, ठीक है। मतलब देखो, बुरा तो बहुत किया इन्होंने, मतलब एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत किया, लेकिन इन्होंने बहुत मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी की। इनको कहते हैं, इनको इसीलिए कहा गया है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। मतलब काफी बार कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप किया। बताओ, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम सही करना, या फर्स्ट रेलवे लाइन बनाना, ये सब क्या है, मॉडर्न डेवलपमेंट ही तो हो रही है। इसलिए इसको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। पर ग्रेट एनेक्सेस एनेक्सेशनिस्ट भी कहते हैं, मतलब जो एनेक्सेशन करे ना, तो ग्रेट एनेक्सेशनिस्ट भी कहते हैं। मतलब कहने के लिए लोग कुछ भी कह ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आपको जल्दी जल्दी करना है। अब देखो, सब्सिडी अलायंस से लोगों को, बहुत लोगों को अपने कब्जे में ला चुके थे। अब डॉक्टर ऑफ लैब से लोगों को कब्जे में ला रहे हैं सब। फिर उन्होंने क्या किया, सबसे पहली चीज अप्लाई कर दी, भैया सतारा। सतारा को 1848 में ले लिया, भाई आ जाओ, तुम्हारा बच्चा नहीं है ना, कोई बात नहीं, दे दो हमें, ठीक है। फिर इन्होंने अगेन एंग्लो सिख वॉर की, इसमें भी लड़ाई वड़ाई होके ये जीत गए, खत्म बात, पंजाब में इनका। फिर 1850 में इन्होंने संबलपुर को भी, डॉक्टर ऑफ लैब्स, तुम्हारा भी बच्चा नहीं है, तुम भी दे दो हमें, ठीक है। 52 में उदयपुर, सेम, बच्चा नहीं है, दे दो। नागपुर, बच्चा नहीं है, तुम हमें दे दो, ठीक है। और 1853 में एक चीज और आपको याद रखनी है, इन्होंने क्या की थी, जैसे मैंने आपको बताया ना, रेलवेज पे काम किया था इन्होंने। पहली बॉम्बे टू थाने, जो लोग भी एनटीपीसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, जो लोग भी एग्जाम देंगे, रेलवेज में हमेशा ये पढ़ाया जाता है कि पहली रेल कब चली थी। तो 1853, बॉम्बे से थाने, ठीक है। तो ये बिगनिंग ऑफ रेलवेज है। 1854 में क्या आता है, वुड डिस्पैच आता है। अगेन, वुड डिस्पैच के बारे में आपने क्या याद रखना है, बताओ। वुड डिस्पैच अगेन, जैसे मैकॉलम मिनट था, ये एजुकेशन सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आता है। ये क्या करता है, मतलब एक मॉडर्न एजुकेशन कैसी होनी चाहिए इंडिया में, प्राइमरी स्कूल, यूनिवर्सिटी, पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, ठीक है। मतलब इनका था कि भाई एक, हमको ए क्लास एजुकेटेड इंडियंस क्रिएट करने, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे, कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास में यूनिवर्सिटीज बनाए। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस इस टाइम के देखेंगे। आप कोलकाता में बहुत सारे कॉलेजेस इस टाइम के देखेंगे, मद्रास में भी हैं। तो इस टाइम पे बहुत सारे कॉलेजेस स्टेब्लिश हुए थे, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, 1856 में अवध, अवध जो शुरुआत में लड़ाई हुई थी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अवध को भी पूरी तरह से, मतलब देखो क्या किया था इन्होंने, अवध से साइन तो करा लिया था कि चलो ठीक है भाई, तुम शांत रहो, अब तुम कोई नौटंकी नहीं करोगे, लेकिन अवध को ही बोला था कि चलो तुम ही लोग मैनेज करो। लेकिन अवध को भी इन्होंने ले लिया, ठीक है, कि भाई तुम सही से चला नहीं पा रहे हो, चलो लाओ दे दो। तो जब अवध को इन्होंने ले लिया, तो हो गई भैया भयंकर लड़ाई। क्योंकि देखो, आग तो ये सब जगह लगा रहे थे। अब किसी का बच्चा नहीं है, तुम उनकी जमीन छीन लोगे, उसकी जगह छीन लोगे। अब झांसी भी, बताओ, रानी लक्ष्मीबाई कहती कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, पर उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। वो किसी का बच्चा नहीं है इसलिए उसकी पूरी झांसी छीन ले रहे हैं, तो लड़ाई तो होनी तय है ना। तो लड़ाई हुई 1857 में। 1857 में रिवोल्ट ऑफ, आप पढ़ते हैं ना, सिपॉय म्यूटिनी हुआ। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी उसको कहते हैं। किसने कहा था, आपको ये मुझे बताना है, अगर आपको याद है तो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, हम हमेशा करते हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा है, रिवोल्ट ऑफ 1857 को। दिस इज अ, लाइक, मेनी टाइम आस्क क्वेश्चन, कभी भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है, आपने बताना है।
अदरवाइज अगर कोई बता दे तो आप देख लेना, नहीं तो मैं लिख दूंगी। चलो, यस। और इसके बाद देखो, से हम 1857 डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वाले में, और फिर हम इसका पूरा एकदम सिपॉय म्यूटिनी पे पूरी क्लास भी करेंगे, चिंता मत कीजिए आप। पर ये आप बस इतना समझ सकते हैं, मतलब यही सारे जो ये सब बेकार चीजें कर रहे थे ना, उसके खिलाफ ये लड़ाई थी, वो उन्होंने लड़ाई कर ली बढ़िया। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल करने वाला सिस्टम था ना, उसको वो एंड करते हैं 1858 से। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल नहीं करेगी, अब ब्रिटिश, मतलब ब्रिटेन, जो लिटरली कंट्री है, वो अब इंडिया को चलाएगी। अब कोई कंपनी इंडिया को नहीं चलाएगी, बल्कि ब्रिटेन खुद इंडिया को अपनी कॉलोनी की तरह ट्रीट करेगी और उसको चलाएगी। क्लियर है? हाँ, आई होप इट्स क्लियर। अब हम अगली क्लास में जो टाइमलाइन में आपको बताऊंगे, देखो ये वाली टाइमलाइन तो शायद आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आया, आपको इतना मजा नहीं आया हो, मे बी ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत बोरिंग, क्योंकि समझ लो ना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके रिलेट करने वाली नहीं थी। जैसे आप बचपन में भी कम पढ़ते थे इन चीजों के बारे में, एट्थ में नाइन्थ में कम पढ़ते थे। लेकिन जब अब हम इसका नेक्स्ट करेंगे वीडियो, विच इज गोइंग टू बी लाइक वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वाई सो, कि हम टाइमलाइन डिस्कस करेंगे उसमें कहाँ से कहाँ तक, 1857 से लेकर के हम 1947 तक खत्म करेंगे। वो जो 90 साल है ना, बहुत क्रुशियल है, उसमें कितना कुछ हुआ है। ठीक है, तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आपको एक टाइमलाइन वाइज समझ में आए। अभी हम इन डेप्थ हर एक कंसेप्ट में जाके चीजें करेंगे, जिसके आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए, मैं आपको उसके फैक्ट्स याद कराऊंगी। जिसमें आपको तारीख याद होना चाहिए, साल याद होना चाहिए, ट्राई टू हेल्प यू विद एवरीथिंग। ठीक है, चलो। और एक्ट्स, जो गवर्नर जनरल है, न्यूज़पेपर्स हैं, सोशल रिफॉर्म्स है, सबकी आपको पीडीएफ रिस्पेक्टिवली मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। देखो, एज आई ऑलवेज टेल यू, कि आपको पहले क्लास करनी है, देन यू हैव टू like read the notes as we have already provided on the app। ठीक है, और आपको फिर ये एक्टिव रिकॉल के क्वेश्चंस करने हैं, माइंड मैप से रिवाइज आप कर सकते हो चाहो तो। और जितने भी टेस्ट है जो सिर्फ इस टाइमलाइन के बेसिस पे हो जाएंगे, वो करना है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन नहीं होते हैं तो उसको थोड़ा सा नोट करके रख लो कि अच्छा हाँ, ये वाला सवाल मुझसे नहीं हुआ। अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलती है तो उसको भी कर लो, लेकिन मोस्टली ये सारे जो क्विजेज होते हैं वो आपके इन्हीं सब पे बेस्ड होते हैं, कि बहुत बाहर ना हो, पर ध्यान से पढ़ के करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। जैसा भी है, जो भी आपको फील आया, जो भी रिव्यूज है आपके, जैसा भी है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। अच्छा, देखो, थोड़ा सा ना मॉडर्न हिस्ट्री में चैप्टर वाइज ना करके हमने पैटर्न चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे साल दर साल बहुत कुछ होता है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चैप्टर बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए कोई फायदा नहीं उस चीज का, इसीलिए मैं आपको एक टाइमलाइन बेसिस पे पढ़ा रही हूँ। और नेशनल मूवमेंट तो हम पूरा करेंगे ही ना, पार्ट वन पार्ट टू। ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें वी विल कवर। चलो, ये सारी चीज आप कहाँ पे, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारा अंडरस्टैंड एसएससी का ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन एंड एवरीथिंग यू कैन गेट। एंड आप ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए, जहाँ पे आपको इसके पीडीएफ्स, नोट्स एक्सेट्रा मिलेंगे। ठीक है, चलो, आई होप अब आपको हम, अच्छा, ये चीज हम आज आप क्लास कर रहे हो, कल आपको क्वेश्चंस करने हैं, जो कि आपको ऑलरेडी जो ग्रुप्स हैं आपके, उसमें आपको बता दिया जाएगा। कल क्वेश्चंस करने, फिर अगले दिन हम फिर से क्लास करेंगे, फिर आपको क्वेश्चंस करने, उस तरह से करेंगे। ठीक है, आप डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, आप बस मन लगा के पढ़िए। हम जल्दी से मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करेंगे, लेकिन साथ के साथ जैसे हम वीक एंड पे, मतलब संडे को जैसे हम पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं, हम वैसे वो करते रहेंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने केवल पढ़ना है। जितनी जल्दी हो सकेगा हम उतनी जल्दी खत्म कराएंगे, फिर क्वेश्चंस तो हम डालेंगे ही फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय।